वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चल रही होगी। अच्छे से करते रहिएगा पढ़ाई। एग्ज़ाम आगे इसका है, इसका मतलब ये नहीं कि हम टाइम पास करें, इसका मतलब ये है कि आप और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि पेपर थोड़ा लेवल जो है वो टफ होगा और 100% होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा। आज हम बात करेंगे एज 17 पे सेगमेंट रिपोर्टिंग। देखो, पूरा एज जो है वो थ्योरेटिकल है। पहले अपन इसका क्या है पर्पज़, जो उसकी भावना, जो उसका इमोशन है वो समझ लेते हैं। जब हम वो समझ लेंगे तब ये एज जो है वो खोखला हो जाएगा। जब हम उसकी आत्मा को पढ़ लेंगे तो खोखला हो जाएगा। जब खोखला हो जाएगा तो फिर अपन इसको स्टडी कर लेंगे। तो पहले अपन इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये एज जो है वो कहना क्या चाहता है। तो देखो, ऐसा ही जैसे कोई भी बिज़नेस ग्रुप है, तो वो बिज़नेस ग्रुप अकेले कोई एक प्रोडक्ट के अंदर नॉर्मली बिजनेस नहीं करता। जैसे जैसे ग्रो होता है वैसे वैसे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। अगर कोई भी बिज़नेस है, जो सपोज मैंने क्या किया है, FMCG के अंदर काम करना शुरू किया, लेकिन उसमें अगर मुझे अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, तो वो मैं क्या करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूँ वापस उसी FMCG में इन्वेस्ट करूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सपोज अब मैंने मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसका रीज़न क्या होता है कि हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं उसी बिज़नेस की जगह। तो ऐसा है कि भाई देखो, हर इंडस्ट्री जो होती है वो इंडस्ट्री क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक रिस्क होती है। भाई FMCG जो इंडस्ट्री है उसकी अलग से रिस्क है, तो और मोटर की जो है वो अलग रिस्क है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर मैं यहाँ से पैसा थोड़ा डाइवर्सिफाई करूँगा कहीं और, तो उस वजह से क्या होगा, अगर सपोज कल को इस इंडस्ट्री में अगर मुझे रिटर्न कम मिलता है, तो वो इंडस्ट्री वापस उसको क्या कर दे, कंपनसेट कर दे, और फिर वहाँ से और पैसा आएगा तो मैं और किसी इंडस्ट्री में जाऊँगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक बिज़नेस बहुत सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत जगह डाइवर्सिफाइड काम करता है, ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन ऐसा नहीं है कि अलग एकदम अलग सेगमेंट हो। डाइवर्सिफिकेशन नॉर्मली दूसरा भी हो सकता है। जैसे कि पहले हम क्या कर रहे थे, सपोज हम जो वो बाइक ही बना रहे थे, लेकिन हम बाइक जो वो कैसे बनाते थे, जो नॉर्मल रेगुलर यूज़ में होते, जैसे पैशन प्रो हो गया, प्लेटिना हो गया, ये हो गया। अब उससे अच्छा खासा पैसा जनरेट हो गया, अब उस और हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो अब हम क्या करें, अब इसको कहाँ इन्वेस्ट करें। तो उस केस के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं भाई, अब हम अलग टाइप की बाइक है जो बनाना शुरू कर दें। जैसे हमने क्या कर दिया, हिमालयन राइड करके हमारी एक नई बाइक है जो निकाली, जो स्पेसिफिक लेह लद्दाख वगैरह पहाड़ी हिल स्टेशन के अंदर वहाँ पर चलाने के लिए काम आती है, और ऐसी बाइक निकाली। तो वो क्या हो गया, एक अलग प्रोडक्ट हो गया। अब उसके प्रोज कॉन्स अलग होंगे, वहाँ पर रिटर्न अलग तरीके का होता है, वहाँ रिस्क अलग तरीके की होती है, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट भाई यह जो बाइक है उसमें कस्टमर अलग टाइप के होंगे, वहाँ कस्टमर अलग टाइप के होंगे। यहाँ कैसे होंगे, पहला जो प्रोडक्ट है उसके अंदर नॉर्मल जो घर के अंदर यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ बहुत सारे कस्टमर है, लेकिन वो जो है वो कौन से नीचे मार्केटिंग जैसे कहते हैं, टारगेट मार्केटिंग कहते हैं। वहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलर जो घूमना जाना चाहते हैं और जो उस हिल स्टेशन पर घूमने जाएंगे, उन्हीं के लिए वो बाइक काम की है। बाकी के लिए काम किया क्या, नहीं, बाकी के लिए काम की नहीं। तो उससे रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड जो उस बिज़नेस के उस पार्ट के लिए, बिज़नेस के उस पार्ट के रिस्क और रिवॉर्ड जो वो अलग होगी। या फिर जैसे किंगफिशर के ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिलेगा कि एक तो उनका एल्कोहल प्रोडक्ट आते हैं, बियर वगैरह, ये तो अभी भी उनका जो है वो क्या चल रहा है, प्रॉफिट मेकिंग चल रहा है। और एक इनका जो एयरलाइंस वाला है, तो वो एक अलग सेगमेंट है, और वहाँ पर क्या होगा, उनका नुकसान जो हुआ वो सारा एयरलाइंस में हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हर बिज़नेस है जो क्या करता है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है और अलग अलग जगह अपना पैसा है जो लगाता है। बिज़नेस मतलब उससे क्या करता है, डाइवर्सिफाई करता है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इसकी रिपोर्टिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, रीडर के पास जानी चाहिए। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाला है उसको पता होना चाहिए कि वो जब अपना पैसा जहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, वो कौन कौन से सेगमेंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके बैठा है। समझ पा रहे हो कि सपोज ये इसने ऑयल के अंदर भी इन्वेस्ट कर रखा है, एल्कोहलिक प्रोडक्ट के अंदर कर रखा है, और ये सोशल मीडिया के अंदर भी कर रखा है, और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर कर रखा है, मोटर्स के अंदर कर रखा है, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका कंप्लीटेड जो बनता है वो तो बनेगा ही। उसके अलावा ये 17 कहता है कि अगर आपकी कंपनी बड़ी है, छोटे लोगों के लिए बात नहीं है, या बड़े लोगों के लिए बात है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन नॉर्मली बड़े लोग ही करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन आपको और काम पर देखने को मिलेगा। आप CA फाइनल के अंदर जब पोर्टफोलियो पढ़ोगे, तो हम खुद पर्टिकुलरली जब हम हमारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ भी हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। मतलब कि एक ही टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम अलग अलग टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अगर सपोज एक इंडस्ट्री नीचे जाए, तो उस केस के अंदर दूसरी इंडस्ट्री हमें क्या कर ले, बचा ले। ज़रूर उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा रिटर्न है जो कम हो जाता है, लेकिन रिस्क का जो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
समझ पा रहे हो? तो वैसा वैसा बिज़नेस में बड़े लेवल पे वो क्या करते हैं, बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रिलायंस वगैरह या ये जो भी है ये क्या करते हैं, नए नए स्टार्टअप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनसे ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी वो इन्वेस्ट करते हैं। और जो इनोवेटिव आइडिया उनका रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि अब नया बिज़नेस हो सकता है वो चले, हो सकता है ना भी चले। तो यहाँ पर जो रीडर है उसको पता होना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो अपना पैसा कहाँ कहाँ लगा के बैठा है। समझ पा रहे हो? अगर मैं देखूँ कि मैं रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट करूँ, तो मुझे यूँ देखूँ तो रिलायंस में सिर्फ एक रिलायंस ही पता है कि भाई रिलायंस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन मुझे नहीं, ये भी पता होना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले कि रिलायंस कौन कौन से बिज़नेस है जो करता है। अब सपोज मुझे पता है कि ऑयल वाले बिज़नेस के अंदर है, तो मैं फिर मेरी एक्सपेक्टेशन निकालूंगा भाई हाँ ऑयल वाले में ये ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, उसके हिसाब से ये पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। वो ये मॉल वगैरह इनके अंदर भी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर भी है, तो फिर मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इस वाले पार्ट के अंदर कितना पैसा लगा रखा है, इसमें कितना लगा रखा है और इसमें कितना लगा रखा है, ताकि मैं अपना जो जजमेंट है वो और ज़्यादा क्लियर ले सकूँ और अच्छे से ले सकूँ। तो उस वजह से ये 17 लाया गया। उसने कहा कि आपको क्या करना होगा, बिज़नेस का एक जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो अपने रीडर को वो तो दीजिए। उसके अलावा अगर आप लेवल 1 वाली कंपनी है तो आपको क्या करना होगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग भी करना होगा। हमने कहा सेगमेंट रिपोर्टिंग मतलब, तो उन्होंने कहा कि आपके जो बिज़नेस के अलग अलग सेगमेंट है ना, इनका अलग से इन सेगमेंट के इनकम, इन सेगमेंट के एक्सपेंडिचर, इस सेगमेंट का रिजल्ट, सेकंड सेगमेंट की इनकम, सेकंड सेगमेंट के एक्सपेंसेस और सेकंड सेगमेंट का रिजल्ट, वैसा वैसा थर्ड का, ठीक है। और उसके साथ साथ हर सेगमेंट की एसेट और हर सेगमेंट की लाइबिलिटी, हर सेगमेंट की एसेट और हर सेगमेंट की लाइबिलिटी, यह भी आप क्या कीजिए, उसको साथ साथ अपने रीडर को प्रोवाइड कीजिए, ताकि उसको और ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिले, वो और ज़्यादा अच्छे से अपना जजमेंट है जो ले सकें। तो इसके बारे में ये 17 है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि हम किसको सेगमेंट माने। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सेगमेंट किसको माना जाए, किस तरीके से डिसाइड करें कि हमारा एक अलग सेगमेंट है या नहीं है। तो उसके लिए दो बातें कही है कि या तो हो सकता है कि प्रोडक्ट के बेसिस पे आप सेगमेंटेशन कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि एरिया के बेसिस पे सेगमेंटेशन कर सकते हो। अब प्रोडक्ट के बेसिस पे कैसे, जैसे एक तो हो गया FMCG, मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग टाइप के, इनके अंदर तो सेगमेंटेशन अलग, सेगमेंट करने में अपने को सेगमेंटेशन में कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन सपोज एक है जो क्या है सिर्फ FMCG प्रोडक्ट के अंदर ही है, तो उस FMCG प्रोडक्ट के अंदर भी सेगमेंटेशन हो सकता है कि FMCG में से कुछ है जो अलग टाइप के और कुछ है जो अलग टाइप के। जैसे कुछ हो गए सौंदर्य प्रसाधन के, सौंदर्य प्रसाधन मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट, जैसे कि ये फेस वॉश हो गया, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। और एक हो गए कंज्यूमेबल, जिसमें जैसे आपके हो गए बिस्किट वगैरह, ये हो गए, ये सारे, ठीक है, मतलब जिसको हम खाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पर इनके रिस्क और इनके रिस्क अलग हो सकते हैं, इनका रिटर्न अलग हो सकता है, इनका रिटर्न अलग हो सकता है, और ये इंडस्ट्री अलग काम कर सकती है, इंडस्ट्री अलग काम कर सकती है। तो सेगमेंट बनेगा या नहीं बनेगा वो डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो वहाँ पर अपने को एज जो वो ऐसा पर्टिकुलर नहीं बता देगा कि भाई ये सेगमेंट होगा ही होगा। उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया है कि अगर ये क्राइटेरिया पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको सेगमेंट अलग बनाए या ना बनाए। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर आपको पता करना होगा कि किस तरीके से सेगमेंटेशन होगा, किस तरीके से हम इनको अलग अलग सेगमेंट के अंदर बांटेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट के हिसाब से, और हो सकता है कि हम एरिया के हिसाब से भी सेगमेंटेशन करें। अब एरिया के हिसाब से राजस्थान अलग टाइप का है, मध्य प्रदेश अलग टाइप का है, हिमाचल अलग टाइप का, पंजाब अलग टाइप का, ठीक है। यहाँ के कस्टमर की डिमांड अलग है, MP के कस्टमर की डिमांड अलग है, और हिमाचल के कस्टमर की डिमांड अलग है, और पंजाब के कस्टमर की डिमांड अलग है। तो हम स्टेट वाइज कर सकते हैं, स्टेट में से हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे जालोर डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया, राजस्थान के अंदर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कर सकते हैं। या फिर अगर हम सपोज ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा बिजनेस है तो वहाँ पर हमारा जो है सेगमेंटेशन एरिया जो है वो बड़ा हो सकता है। सपोज हम भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों की जो है पॉपुलेशन को एक जैसा ट्रीट करेंगे। हाँ, इन तीनों की डिमांड जो है वो लगभग सेम रहती है, क्योंकि इनकी बोली वगैरह सेम है और इनका खाने का अंदाज लगभग सेम है, और इनका कंजम्पशन का जो तरीका वो सेम है। और चाइना को हम एक अलग सेगमेंट रख दें, ठीक है, अमेरिका को अलग सेगमेंट रख दें, तो वहाँ पर अपने को डिसाइड करना होगा कि किस किस को अलग अलग सेगमेंट करें। तो वहाँ पर कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि आप इस तरीके से इनका जियोग्राफिकल एरिया के साथ सेगमेंटेशन करोगे, प्रोडक्ट में इस तरीके से सेगमेंटेशन करोगे। वहाँ उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी है जिससे आप पता कर सकोगे सेगमेंटेशन किस तरीके से होगा। क्लियर है?
तो पहला तो आएगा आपका कि सेगमेंटेशन किस तरीके से होगा, और सेकंड होगा उन सेगमेंटेशन का फिर रिपोर्टिंग किस तरीके से होगी कि भाई उनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो किस किस तरीके से शो की जाएगी। सेकंड पार्ट के अंदर हम वो देखेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये 17 है जिसको हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे और पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है इसके बाद। शुरू करें भाई। A17 इज मैंडेटरी इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन SMC एंड लेवल 1 एंटिटीज इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट अदर एंटिटी आज इनकरेज टू कंप्लाई विद द A17। तो मैंडेटरी तो नॉन SMC के लिए, मतलब जो छोटी कंपनियां नहीं है उनके लिए, ठीक है। बाकी के लिए करो तो आपको मना नहीं है। दिस स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एन एंटरप्राइज प्रोड्यूसेज एंड डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इन विच इट ऑपरेट्स। यहाँ हम बात करेंगे कि अलग अलग प्रोडक्ट की किस तरीके से रिपोर्टिंग होगी और अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया की किस किस तरीके से रिपोर्टिंग होगी। द स्टैंडर्ड इज मोर रिलेवेंट फॉर असेसिंग रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ए डाइवर्सिफाइड और मल्टी लोकेशनल एंटरप्राइजेज विच मे नॉट बी डिटरमाइनेबल फ्रॉम द एग्रीगेट डाटा। ये कह रहा है कि अगर जैसे कोई ऐसा इंडस्ट्री है जिसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है तो उसके लिए ये 17 जो है वो ज़्यादा काम का नहीं है। ये जो है ये 17 जो डाइवर्सिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने डाइवर्सिफाइड बिजनेस किया, उनके लिए ये एस जो है उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी जो पिक्चर है वो और ज़्यादा अच्छे से और क्लियर पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव मैनी एंटरप्राइज प्रोवाइड ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज और ऑपरेट्स इन जियोग्राफिकल area that are subject to different rates of profitability, opportunity for growth, future prospect and risk। वो कह रहा है कि हर जो बिज़नेस है, मैनी बिज़नेस जो है वो बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जो क्या करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो है वो ऑपरेट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एन एंटरप्राइज प्रोड्यूसेज एंड डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इन विच इट ऑपरेट। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विस की किस तरीके से रिपोर्टिंग होगी, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया की किस तरीके से रिपोर्टिंग होगी। सच इन्फॉर्मेशन हेल्प यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे हम जो पढ़ने वाला होगा उसको अच्छे से समझ आएगा। परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज बेटर असेस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द एंटरप्राइज, और एंटरप्राइज के रिस्क और रिटर्न पे अच्छे से असेस कर पाएंगे। मेक मोर इन्फॉर्म जजमेंट अबाउट द एंटरप्राइज एज ए होल, और उसकी वजह से ओवरऑल जो एंटरप्राइज है उसके ऊपर जजमेंट जो है वो और आसानी से और अच्छे से लिया जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक की बात तो हम पहले ही कर चुके थे, ठीक है। तो इसके अंदर तो कोई आपको नई चीज़ है जो देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। अभी स्कोप पे बात कर लेते हैं। यहाँ तक आपको वैसे स्कोप में भी आपको कोई खास नई बात सीखने को नहीं मिलेगी। बात बिजनेस सेगमेंटेशन और जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन की बात जब आएगी तब से आपको इसकी जो मेन आत्मा है वो आपको देखने को मिलेगी और वहाँ से अपने को इसको अच्छे से समझना है। तो इसको अब देख लेते हैं। A17 शुड बी अप्लाइड इन प्रेजेंटिंग जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एंटरप्राइज शुड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड फुल्ली और एंड नॉट सेलेक्टिवली। मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो लगेगा वो कैसा लगेगा, पूरा लगेगा, ऐसा नहीं कि आप सेलेक्टिवली इसको यूज़ कर सको। If a single financial report contain both consolidated financial statement and separate financial statement of parent, segment information need to be present only on the basis of consolidated financial statement। मतलब हमने क्या कर रखा है, जैसे ए लिमिटेड है, उसने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने ए लिमिटेड के बनाए, उसके अलावा उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाए। सपोज उसकी बी लिमिटेड और सी लिमिटेड जो उसकी सब्सिडरी है। तो यहाँ पर जो सेगमेंट रिपोर्टिंग होगी वो किसकी होगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से होगी, ना कि उसका सेपरेट जो अलग से उसने ए लिमिटेड का खुद का अकेले का जो बिज़नेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उसकी सेगमेंट रिपोर्टिंग न करने के बजाय आप किसकी करोगे, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी सेगमेंट रिपोर्टिंग करोगे। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ध्यान से समझिएगा भाई। ये बिजनेस सेगमेंटेशन, अब यहाँ से जो है वो आपका ध्यान से समझना है। ये बिजनेस सेगमेंटेशन और जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन की सेगमेंट की डेफिनेशन दी है, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह जो है क्रक्स है, इसके हिसाब से आगे सारे क्लासिफिकेशन हो गए, इसके हिसाब से सारी रिपोर्टिंग होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना। ये बिजनेस सेगमेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम बिजनेस सेगमेंट के बारे में। देखो बिजनेस सेगमेंट जो है वो किसके बारे में, प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में।
समझ पा रहे हो? जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसके हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बिजनेस सेगमेंट। और अगर एरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जियोग्राफिकल सेगमेंट। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट को अलग रखें, समझ पा रहे हो? किस किस प्रोडक्ट को एक सेगमेंट के अंदर रखें, ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है कि यह क्लासिफिकेशन किस तरीके से करें। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, कोई थंब रूल नहीं दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है जो एक लाइन में होंगे या फिर ये प्रोडक्ट एक कैटेगरी में डालो। उन्होंने जो क्या किया, उन्होंने गाइडलाइन दी है कि भाई इस तरीके से करो, समझ पा रहे हो? जब सेगमेंट आप डिसाइड कर रहे हो तो आप इस तरीके से डिसाइड करो, ठीक है। किसको डिसाइड करते हो वो आप डिसाइड कीजिए, लेकिन किस तरीके से डिसाइड करोगे वो हम बताते हैं। तो देखो ये बिजनेस सेगमेंट, इसके बारे में लिखा है, ए डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ए एंटरप्राइज दैट इज engaged in providing an individual product or service or a group of related product or service। जो या तो एक प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है। अब ग्रुप वाले में फिर उन्होंने क्या कहा, एंड दैट इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड रिटर्न दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर बिजनेस सेगमेंट। और वो रिस्क और रिटर्न के हिसाब से जो उस एंटरप्राइज के दूसरा सेगमेंट है उससे क्या है, अलग है। समझ पा रहे हो बात? कि जैसे हमने क्या किया, हम सपोज बाइक बनाते हैं तो बाइक वाले केस के अंदर लेते हैं, तो इसने क्या कहा कि या तो एक प्रोडक्ट है या सिमिलर बहुत सारे प्रोडक्ट है, या तो जैसे हमने क्या किया एक ही बाइक है, जैसे जो कि हम नॉर्मल जो हमारे कस्टमर है उनके लिए बनाते हैं, या फिर नॉर्मल कस्टमर के लिए हमने 3-4 तरीके की बाइक है जो निकाल रखी है, और कुछ जो है वो राइड करने वाले जो ट्रैवलर है उनके लिए, मतलब जो हिल स्टेशन पे ट्रैवल करते हैं उनके लिए बना रखी है। तो यहाँ पर देखो या तो एक प्रोडक्ट हो गया, या तो ये एक बाइक हो गई जो जनरल पब्लिक के लिए, या फिर ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट है जो सिमिलर नेचर के, और इनकी रिस्क और रिटर्न जो वो अलग है किसी और सेगमेंट से बिजनेस के। मतलब जैसे ये हिल स्टेशन वाले जो बाइक्स है उनके जो रिस्क और रिटर्न है उससे अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, एक अलग बिजनेस सेगमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक अलग बिजनेस सेगमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बाइक भी हो सकती है जनरल पब्लिक के लिए, या एक से ज़्यादा टाइप के भी हो सकते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट एक भी हो सकता है या सिमिलर टाइप के कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर प्रोडक्ट और सर्विस आर रिलेटेड इंक्लूड। अब हम कैसे पता करें कि भाई कौन जो प्रोडक्ट है वो सेम है या नहीं है, एक सेगमेंट के अंदर रखें या नहीं रखें। तो हमें देखना होगा द नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। सबसे पहले तो देखो नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये आपको ध्यान रखना। ये यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ, और इसको आप भी हाईलाइट कर लीजिए। ये कंडीशन जहाँ भी दे रखी है, चाहे ये 7 है, चाहे 9 है, चाहे 17 है, चाहे 18 है, जो भी है, जिसके अंदर जहाँ जहाँ कंडीशन दे रखी है वो आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ें पूछी जाएगी। द नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से। द टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज। द मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट एंड और प्रोवाइड द सर्विसेज। If applicable, the nature of regulatory environment, for example banking, insurance and public utility। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई किस तरीके से आप क्लासिफिकेशन करोगे उसका कोई थंब रूल तो हम दे नहीं सकते, लेकिन आप क्या कीजिएगा उसका नेचर देखिएगा प्रोडक्ट का, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस का नेचर देखिएगा, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है उसका नेचर देखिएगा, मतलब हम हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अलग अलग होता है, जैसे कईयों में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो लंबा होता है, किसी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल छोटा होता है, ठीक है। किसी का टाइम कंज्यूमिंग होता है, किसी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो क्विक होता है। तो आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखिए, ठीक है। और टाइप ऑफ क्लास और कस्टमर, आप कौन से कस्टमर के लिए जो है वो अप्रोच करना चाहते हो। अब कस्टमर के लिए कैसे कि भाई कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो वो क्या करते हैं, सपोज वो लोअर इनकम वाले ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बनाए, कुछ ऐसे हैं जो हमने मिडिल इनकम जो है वो ग्रुप उनके लिए बनाए, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमने हाई लेवल जो इनकम वाले ग्रुप है उनके लिए बनाए, ठीक है। तो वहाँ पर कस्टमर के हिसाब से भी हम बाइफर्केशन कर सकते हैं। और उसके बाद में इफ़ एप्लीकेबल, वो कह रहा है कि अगर एप्लीकेबल है कोई नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट मतलब कई बार कई जगह पर ऐसी इंडस्ट्री जिन पे क्या किया जाता है, रेगुलेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेजो बन रखे होते हैं, कुछ अलग प्रोविज़न बन रखे हैं जिसके हिसाब से उनको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। जैसे बैंकिंग के अंदर बैंकिंग एक्ट 1935 जो है वो रेगुलेट करता है। एडा के अंदर इंश्योरेंस के अंदर एडा जो है वो उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो उस केस के अंदर इस तरीके से अगर कोई और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, उनका बाइफर्केशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ उन्होंने थंब रूल नहीं दिया है कि आपको इस तरीके से ही रेगुलेट करना। उन्होंने कहा कि सेगमेंटेशन आप कीजिए,
आप किस तरीके से करोगे वो मैं बता देता हूँ। समझ पा रहे हो भाई, यहाँ पर ये जो वो कैसा काम कर रहा है जैसा मैं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना किस तरीके से। मैं आपकी जगह नहीं पढ़ सकता, ना मैं आपकी जगह एग्ज़ाम दे सकता हूँ। समझ पा रहे हो, मेरे लेक्चर लेके किसी को हो सकता है कि 80-90 भी आ जाए और किसी को हो सकता है कि 50 तक ही आए। तो वहाँ यहाँ पर क्या होगा, क्या मैंने उसको अलग से किसी के कान के अंदर कुछ पढ़ाया है क्या? नहीं, मैंने सिर्फ उसे क्या किया, तरीका दिया है। अब उसके बाद में प्रैक्टिस जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका क्या होगा, रिजल्ट ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो, तो प्रैक्टिस ज़्यादा, जितनी आप ज़्यादा करोगे उतना आपका रिजल्ट जो बेटर होगा। तो यहाँ पर ये जो एस है वो क्या कर रहा है, सिर्फ सेगमेंटेशन का तरीका बता रहा है कि आपको इस तरीके से सेगमेंटेशन करना है। समझ पा रहे हो, किसको आप अलग सेगमेंट बनाओगे वो आप डिसाइड करो। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से किए जा सकते हैं? तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखो, आपको अगर ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इतने तो मिल सकते हैं आपके कि आपका टाइम आए तब तक चले इतने क्वेश्चन मिल सकते हैं। सर इतने क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? पहले तो आप ये कीजिए स्टडी मटेरियल, फिर आप RTP कर लीजिए, फिर कर लीजिए मॉक टेस्ट। न्यू सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में ओल्ड सिलेबस में जाइए, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे CA बॉस नॉलेज पोर्टल पे, वहाँ पर ओल्ड सिलेबस में जाइए। ओल्ड सिलेबस के अंदर जो अकाउंट के अंदर जो अभी एडवांस अकाउंट के अंदर वो कुछ क्वेश्चन पहले, मतलब कुछ चैप्टर पहले अकाउंट में थे और कुछ जो है वो एडवांस अकाउंट में थे। तो वहाँ अकाउंट और एडवांस अकाउंट में जाइए, वहाँ स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल में भर के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो कर लीजिए। उसके अलावा फिर आपका और मन ना भरे और क्वेश्चन करने का मन हो तो RTP मॉक टेस्ट पुराने वाले जो है ओल्ड सिलेबस वाले, उनके हिसाब से कर लीजिए। तो क्वेश्चन अगर करना चाहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन करने की नीयत होनी चाहिए। तो आप अगर करने की नीयत हो तो आप जितना प्रैक्टिस करना चाहो उतना कर सकते हो, और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि अभी टाइम जो है वो आपके पास ज़्यादा है। टाइम ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। जितना यूटिलाइज़ करोगे, जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, उतना आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्लियर? एग्ज़ाम आगे किसका, इसका मतलब पेपर का लेवल जो टफ होगा और 100% टफ होगा। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ए सिंगल बिजनेस सेगमेंट डज नॉट इंक्लूड प्रोडक्ट और सर्विस विद द सिग्निफिकेंट डिफरेंट रिस्क और रिटर्न। वो कह रहा है एक ही सेगमेंट के अंदर अलग अलग टाइप के जिनके रिस्क और रिटर्न अलग है उनको इंक्लूड मत कीजिएगा। एक सेगमेंट के अंदर एक टाइप के रिस्क और रिटर्न वाले प्रोडक्ट ही इंक्लूड कीजिएगा। While there may be dissimilarity with respect to one or several of the factors listed in the definition of business segment, the product or services included in single business segment are expected to be similar with respect to majority of factors. अब क्या हुआ, अब हमने सपोज एक सेगमेंट के अंदर प्रोडक्ट A, B इनको क्या किया, सेगमेंट 1 के अंदर क्लासीफाई किया। अब प्रोडक्ट A और B जो है वो क्या है, A, B और C के मामले में तो क्या है, सिमिलर है, लेकिन D के मामले में वो क्या है, डिफरेंट है। तो क्या वो एक सेगमेंट में हो सकते हैं क्या? हाँ, वो एक सेगमेंट में हो सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो है वो थंब रूल नहीं है आपके, इसके हिसाब से बाद में आपको क्या करना होगा, खुद डिसाइड करना होगा कि अगर सारे नहीं लेकिन मेजोरिटी ऑफ फैक्टर जो है उनके हिसाब से उनमें सिमिलरिटी आ रही तो भी आप उनको क्या कर सकते हो, एक सेगमेंट के अंदर रख सकते हो। क्लियर है? अब सेकंड जो है वो डेफिनेशन है जियोग्राफिकल सेगमेंट की। ये जियोग्राफिकल सेगमेंट, ठीक है, या इन्होंने उसको हाईलाइट नहीं किया, बिजनेस सेगमेंट को उन्होंने हाईलाइट किया। बस सेम जैसा बिजनेस के अंदर क्या करते हो आप प्रोडक्ट के हिसाब से क्लासीफाई करते हो, जियोग्राफिकल सेगमेंट के अंदर आप क्या करोगे, एरिया के हिसाब से क्लासीफाई करोगे। सेम जैसा बिजनेस सेगमेंट की डेफिनेशन सेम वैसे आपको जियोग्राफिकल सेगमेंट की डेफिनेशन देखने को मिलेगी। बस वहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बात करेगा, यहाँ पर एरिया के बारे में बात करेगा। तो आइएगा, is a different component of an enterprise that is engaged in the providing product or service within a particular economic environment. Economic environment क्या होता है भाई? environment मतलब क्या हो गया, हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है, ये सारा का सारा environment, ये हवा, ये चिड़िया और सारी चीज़ें, मतलब जो भी है हमारे आसपास वो सारा का सारा क्या है, environment है, ठीक है, पानी वगैरह सब कुछ जो है वो environment है। और economic environment क्या हो जाएगा, वैसा बिज़नेस के लिए हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे। बिज़नेस को जो अफेक्ट करते हैं भाई, हमारे लिए एनवायरनमेंट क्या है, जो हमें अफेक्ट करते हैं वो हमारे लिए एनवायरनमेंट हो गया। तो जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं वो क्या हो जाएगा, बिज़नेस के लिए एनवायरनमेंट। जैसे बिज़नेस को कौन कौन अफेक्ट करते हैं, बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी, ठीक है, एक आता है आपने अगर पढ़ रखा हो तो पेस्टल एनालिसिस, पहले पेस्ट एनालिसिस था और अब पेस्टल हो गया, तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। पॉलिटिकल,
इकोनॉमिकल, सोशल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल और लीगल, ये सारे फैक्टर जो है वो क्या करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो सारे हैं ये क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएंगे। भाई नई गवर्नमेंट आई, उसने नई पॉलिसी बना दी कि भाई अब से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो ये वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम इतने ही सेल किए जा सकते हैं या फिर इन पे इतना टैक्स रहेगा। तो ये सारे टैक्स की रेट बढ़ा दी या कम कर दी, उसकी वजह से हमारा बिजनेस है जो अफेक्ट हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा हो जाएगा। या फिर लीगल हो गया कुछ, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, या फिर कोई भी हो सकता है इसमें से। सोशल हो सकता है, सोशल मतलब जैसे कि भाई इंडिया जो है उन्होंने क्या कर दिया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट बाइकआउट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोशल हो गया। या फिर पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर अलग तरीके का कल्चर होता है, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर अलग तरीके के कपड़े सेल होंगे, अमेरिका के अंदर अलग तरीके के कपड़े सेल होंगे। समझ पा रहे बात, क्योंकि वहाँ की जो सोशल और कल्चर है वो अलग है और यहाँ का सोशल कल्चर जो है वो अलग है। तो ये जो सारे फैक्टर है वो किस में आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। एंड दैट इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड रिटर्न दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कंपोनेंट ऑपरेटिंग इन अदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो है, अगर एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और ये दूसरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अगर इनके रिस्क और रिटर्न अलग अलग है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग सेगमेंट हो जाएंगे। अगर इन दोनों की रिस्क और रिटर्न एक ही टाइप के तो फिर वो क्या हो जाएंगे, एक सेगमेंट के अंदर कवर हो जाएंगे। क्लियर। फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड इन आइडेंटिफाइंग जियोग्राफिकल सेगमेंट इंक्लूड, सेगमेंटेशन करने के लिए, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन करने के लिए वहाँ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर अब क्या कर देंगे हम, जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बात करते हैं। सिमिलरिटी ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन, कि भाई अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन एक जैसी तो उस केस के अंदर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, अब यूँ देखें तो हम इंडिया को, पाकिस्तान को और नेपाल को, तीनों देशों को एक जैसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके का सिस्टम चलता है, एक तरीके के कल्चर एक जैसा है, ठीक है, और यहाँ की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो एक जैसी रहती है। क्लियर है। तो हम इनको अलग कर सकते हैं। और अगर हम इंडिया के अंदर भी अलग सेगमेंट करना चाहें तो उसमें भी अलग अलग सेगमेंटेशन है जो कर सकते हैं। जैसे एमपी हो गया, तो एमपी जो है वो क्या करता है, ये पॉलिटिकली अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या किया जाती है, स्टेबल सरकार रहती है, मतलब कि जैसे एक जो है वो गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती है। जैसा राजस्थान का केस देखें तो राजस्थान को क्या चेंज पसंद है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं करवा रहा, उसको हर 5 साल बाद में क्या करनी, अपनी सरकार है जो चेंज करनी, उसे बस चेंज पसंद है। क्लियर है। यहाँ का फैक्टर अलग हो गया और एमपी का फैक्टर अलग हो गया। और दूसरी बात करें, जैसे गुजरात का इकोनॉमिक कंडीशन है वो अलग है, पश्चिम बंगाल के अलग है। जैसे आपने नैनो का केस देखा होगा, तो नैनो जो वो पश्चिम बंगाल छोड़ के उनको क्या आना पड़ा, गुजरात में आना पड़ा, क्योंकि गुजरात जो वो क्या करता है, बिजनेस को सपोर्ट करने वाला एनवायरनमेंट देता है, पश्चिम बंगाल वैसा नहीं देता है। क्लियर है। तो वहाँ की रिस्क और रिटर्न जो वो अलग है और यहाँ की रिस्क और रिटर्न जो वो अलग है। क्लियर है। तो हमें क्या करना होगा, जो एक तरीके के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वाले सेगमेंट उनको क्या करना होगा, एक साथ में करना होगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि इतने एरिया को आप एक जियोग्राफिकल सेगमेंट मानोगे। जियोग्राफिकल सेगमेंट आप कितने को भी मान सकते हो जिनकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए सेम है, समझ पा रहे बात, उनको आप एक कैटेगरी में डाल सकते हो। रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे के बीच में आप जो ट्रांजैक्शन करते हो उसके हिसाब से भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। प्रॉक्सिमिटीज ऑफ ऑपरेशन, उसमें किस तरीके से ऑपरेशन चलते हैं, किस तरीके से बिजनेस चलता है। स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेशन इन पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो रिस्क है उस पर भी डिपेंड करता है। एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, उसमें लॉ वगैरह कैसे हैं। द अंडरलाइंग करेंसी रिस्क, और उसमें करेंसी रिस्क कितनी, करेंसी रिस्क के हिसाब से बात करें तो पूरे इंडिया में सेम ही करेंसी चलती है, तो यहाँ पर करेंसी के हिसाब से भाई कोई बिजनेस सेगमेंटेशन नहीं होगा, लेकिन ए से लेके ई पॉइंट के हिसाब से आप सेगमेंट अलग अलग बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये पांचों, ये जो 6 कंडीशन है, कितना हो गया, ए बी सी डी ई एफ, 6 कंडीशन है, तो 6 की 6 जो है उसके हिसाब से सेगमेंटेशन होना चाहिए। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर को कंसिडर करके अगर आपका कोई सेगमेंट बन रहा है तो आप उसे क्या कर दीजिएगा, सेगमेंट बना दीजिए। ए सिंगल जियोग्राफिकल सेगमेंट डज नॉट इंक्लूड ऑपरेशन इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विद सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिस्क और रिटर्न। सेम बात लिखिए, जैसा बिजनेस सेगमेंट में लिखा है वैसा जियोग्राफिकल सेगमेंट में लिखा है। ए जियोग्राफिकल सेगमेंट मे बी सिंगल कंट्री और ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंट्री और ए रीजन विद ए कंट्री। ठीक है।
या फिर कंट्री हो सकती है, बहुत सारी कंट्री हो सकती है, स्टेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। या फिर रीजन हो सकता है, रीजन मतलब जैसे आपने साउथ एशिया रीजन, ठीक है, जैसे ये उनके एक ग्रुप बन रखा है, सारा ग्रुप बन रखा है, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप बन रखे हैं, तो वहाँ पर अलग अलग रीजन के हिसाब से ग्रुप भी बनाए हुए हैं। एक यूरोपियन रीजन है जिसके अंदर यूरोपियन कंट्री जो है वो सारी कवर है, तो इस तरीके से रीजन को भी हम क्या कर सकते हैं, अपना एक जियोग्राफिकल सेगमेंट है जो मान सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस का लेवल कैसा है। अगर आपका बिजनेस का लेवल इंडिया लेवल पे कर रहे हो, ठीक है, एक कंट्री लेवल पे कर रहे हो, तो उसका सेगमेंटेशन स्टेट वाइज हो सकता है या फिर बंच ऑफ स्टेट वाइज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक सिमिलर टाइप के स्टेट उनको मिला के क्या कर सकता है, वो सेगमेंटेशन कर सकता है। अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हो तो वहाँ पर कंट्री वाइज कर सकते हो या फिर बंच ऑफ कंट्री वाइज आप उनका सेगमेंटेशन कर सकते हो। द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एन एंटरप्राइज, देखो ये ऐसा है, थोड़ा बहुत बोर कर सकता है क्योंकि यहाँ पर थ्योरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और थ्योरी एक बार डिस्कशन करनी होगी, एक बार आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद में हम समराइज़ कर देंगे लास्ट में उसको, और फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बार जब पहला डिस्कशन होगा वो अगर हमने छोटा कर दिया तो उस केस के अंदर आप समझ तो पाओगे भाई। समझाने को तो मैं ये जो आपको 10-15 मिनट के अंदर कवर करवा के इसको पूरा करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका डिस्कशन जो वो लंबा हो, ताकि क्या हो, आपके पास एग्ज़ाम के अंदर लिखने के लिए मटेरियल ज़्यादा हो। अगर आप 100 चीज़ें पढ़ोगे तो उसमें से 50 आपको याद रहेगी और 50 में से 10 उस एग्ज़ाम के अंदर लिख पाओगे। तो अगर आपको 10 लिखनी है तो आपको 100 बातें कम से कम पढ़नी होगी, उनके बारे में डिस्कस करना होगी थ्योरी के केस के अंदर। तो इस वजह से हम यहाँ पर डिस्कशन जो है वो थोड़ा और ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ बात कर रहे हैं। वैसे ये जो है बैच जो है वो मैं क्रैश बैच के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन कंप्लीट हो, जल्दी से जल्दी स्टडी कंप्लीट हो। लेकिन ये जो थियोरेटिकल पार्ट है इसको अपन लंबा खींचेंगे, कारण ये कि जितना यहाँ पर डिस्कशन ज़्यादा होगा उतना आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। क्लियर है? तो पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और सुनते जाएं, ठीक है। द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एंटरप्राइज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इट्स ऑपरेशन, where its product are produced and where its service rendering activity are based, and also by location of customer where its product are sold and service are rendered। मतलब क्या हुआ कि जियोग्राफिकल एरिया के अंदर वो कह रहा है कि सेगमेंटेशन दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट कहाँ बनाते हैं, जैसे अपना प्रोडक्ट जो वो क्या होता है, इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होता है, चाइना में भी मैन्युफैक्चर होता है और अमेरिका में भी मैन्युफैक्चर होता है। तो तीनों की कंडीशन अलग अलग होगी। इंडिया चाइना दोनों जगह क्या लेबर है जो सस्ते हैं, ठीक है, तो यहाँ अलग तरीके से सिचुएशन होगी। अमेरिका कैसा है, कैपिटलिस्टिक कंट्री है, तो वहाँ लेबर जो है वो क्या होगा, महंगा होगा, कैपिटल सस्ती अवेलेबल हो सकती है। तो प्रोडक्ट जहाँ बनाया जाता है उसके हिसाब से सेगमेंटेशन हो सकता है या फिर कस्टमर के हिसाब से। अब यहाँ के प्रोडक्ट जो वो हम कहाँ भेजते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अमेरिका, चाइना और यूरोप यहाँ पर भेजते हैं। तो हम यहाँ पर कस्टमर के हिसाब से बात करें तो इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, तिब्बत के अंदर और नेपाल के अंदर सपोज एक तरीके के कस्टमर है, तो उनको हम अलग सेगमेंट कर सकते हैं और चीन को हम अलग सेगमेंट कर सकते हैं और अमेरिका को अलग सेगमेंट कर सकते हैं और यूरोपियन कंट्री को हम अलग सेगमेंट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो वो कह रहा है प्रोडक्शन के हिसाब से भी सेगमेंटेशन हो सकता है और कस्टमर की लोकेशन के हिसाब से भी हो सकता है। द डेफिनेशन अलाउज जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन टू बी बेस्ड ऑन आइदर the location of production or service facility or other asset of an enterprise or the location of its customer। कि सेगमेंटेशन जो प्रोडक्शन प्रोसेस या सर्विस जो रेंडरिंग की जाती है उसकी लोकेशन के हिसाब से भी हो सकता है या फिर कस्टमर की लोकेशन के हिसाब से भी सेगमेंटेशन हो सकता है। द प्रीडोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क अफेक्ट हाउ मोस्ट एंटरप्राइज आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज। देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटरप्राइज एंड इट्स इंटरनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम आर नॉर्मली द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग इट्स सेगमेंटेशन। मतलब वो क्या कहता है कि अब अगर आपको सेगमेंटेशन में दिक्कत आती है तो मेनली आपको क्या करना होगा, आपका इंटरनल कंट्रोल देखना होगा, आपकी इंटरनल पॉलिसी देखनी होगी। आप पॉलिसी किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि पॉलिसी तो आप उसी हिसाब से बनाओगे कि भाई ये अगर इसकी रिस्क क्लास अलग है तो उसकी पॉलिसी अलग बनाओगे, अगर इसकी रिस्क क्लास अलग है तो उसकी पॉलिसी अलग बनाओगे। तो ये कहता है कि आपको सेगमेंटेशन करने में आपकी जो मदद करेगा वो आपका इंटरनल सिस्टम मदद करेगा। आप इंटरनली रिपोर्टिंग कैसे करते हो, भाई ये जो लोग हैं ये सारे लोग मिलके इसको रिपोर्ट करते हैं और ये सारे लोग मिलके इसको रिपोर्ट करते हैं और ये सारे लोग मिलके इसको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है।
तो ये जो है ये पर्टिकुलर इस रीजन को, इस मतलब पार्ट को है जो संभालता है, ठीक है। प्रोडक्ट के हिसाब से हो सकता है या एरिया के हिसाब से, तो इसको हम अलग सेगमेंट कर सकते हैं। इसकी रिटर्न और रिस्क अलग है, इस वजह से इसको दूसरे आदमी को संभालने को दे रखा है, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से भी सेगमेंटेशन हो सकता है। तो वो कह रहा है कि आपकी पॉलिसी जो है, आपका इंटरनल सिस्टम है, उसके हिसाब से भी सेगमेंटेशन को किस तरीके से किया जाए ये पता किया जा सकता है। अब लिखा है ए रिपोर्टेबल सेगमेंट। ये डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है कि भाई रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है और उसको डिफाइन कीजिए। ए रिपोर्टेबल सेगमेंट इज ए बिजनेस सेगमेंट और ए जियोग्राफिकल सेगमेंट। जो बिजनेस सेगमेंट भी हो सकता है और जियोग्राफिकल सेगमेंट भी हो सकता है। आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेफिनेशन फॉर विच सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज बाय A17। जैसे आपने क्या किया, अलग सेगमेंट पता किया है कि वो एक अलग सेगमेंट है, ठीक है, और जिसने ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से वो अलग सेगमेंट बना है, और जिसकी रिपोर्टिंग जो है वो A17 के हिसाब से जरूरी है, वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट। सर ये तो सिंपल ही हुआ, समझ पा रहे हो। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट मतलब ऐसा सेगमेंट जिसकी रिपोर्ट करनी है, वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्लियर है। तो जिसका A17 के हिसाब से डिस्क्लोजर चाहिए, उस सेगमेंट को हम क्या करेंगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट कहेंगे। सेगमेंट रेवेन्यू, अब सेगमेंट यहाँ से ध्यान से समझिएगा। अब 4 बातें करनी है हमने। क्या कहा, पहले तो हम क्या करेंगे, अलग अलग सेगमेंट करेंगे, और फिर सेगमेंट के हिसाब से क्या करेंगे, उस सेगमेंट के अलग से रिपोर्टिंग करेंगे। अब रिपोर्टिंग में क्या होगा, उस सेगमेंट के रेवेन्यू लिखेंगे, उस सेगमेंट का एक्सपेंडिचर लिखेंगे और उस सेगमेंट का रिजल्ट लिखेंगे, साथ ही साथ उस सेगमेंट की एसेट लिखेंगे, उस सेगमेंट की लाइबिलिटी लिखेंगे। वैसा सेकंड सेगमेंट होगा, उसकी भी क्या करेंगे, सेगमेंट की रेवेन्यू, सेगमेंट की एक्सपेंडिचर, सेगमेंट के असेट, सेगमेंट की लाइबिलिटी और सेगमेंट का जो रिजल्ट है वो शो करेंगे। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए सेगमेंट के रेवेन्यू में क्या आएगा, सेगमेंट की कॉस्ट में क्या आएगा, सेगमेंट के एसेट में क्या आएगा, सेगमेंट की लाइबिलिटी में क्या आएगा। क्लियर है। तो यहाँ हम बात करें सेगमेंट रेवेन्यू के बारे में। सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या चीज़ें कवर होगी, इस द एग्रीगेट ऑफ, उसके अंदर सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या होगा, ये सारा मिला के होगा। द पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सेगमेंट, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सेगमेंट जो रेवेन्यू है वो इसके अंदर कवर होगा। सेकंड क्या है, द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज रेवेन्यू दैट कैन बी एलोकेटेड ऑन द रीजनेबल बेसिस टू द सेगमेंट। या तो डायरेक्टली है कि भाई पर्टिकुलर इसी सेगमेंट का रेवेन्यू डायरेक्टली, ठीक है, तो वो उसके अंदर कवर हो जाएगा। या फिर जो पर्टिकुलरली या फिर डायरेक्टली तो उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। सर ये ओवरहेड चैप्टर के अंदर करते हैं वैसा, हाँ, अगर ओवरहेड चैप्टर के अंदर करते हैं ना जैसे, उसी तरीके से कोई सूटेबल बेसिस से हम एलोकेट कर सकते हैं कि ये इस सेगमेंट का रेवेन्यू, तो वो उस सेगमेंट के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद में रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन विद अदर सेगमेंट ऑफ एंटरप्राइज। और उसके अलावा अगर सपोज एक सेगमेंट ने, सपोज ये जो FMCG का जो सेगमेंट था, उसने क्या किया, अपनी सर्विसेज दी मोटर्स सेगमेंट को, ठीक है, मतलब कि उनका एक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट लाइन थी वो FMCG थी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है, और एक उनका था मोटर्स था। अब इस सेगमेंट ने, FMCG वाले ने अपने प्रोडक्ट जो है वो, अपनी सर्विस जो है वो किसको दिए, मोटर्स वाले को दिए। तो यहाँ जो इसको दूसरे सेगमेंट को जो सर्विस दी है वो भी क्या होगी, इसके अंदर सेगमेंट रेवेन्यू के अंदर कवर होगी। समझ पा रहे बात। तो यहाँ पर इंटर अगर सेगमेंट भी अगर सर्विसेज दी जाती है और उससे कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो भी क्या किया जाएगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग में कवर किया जाएगा। सेगमेंट रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड, सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान समझिएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज डिफाइंड इन AS5, ठीक है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो आप यहाँ तक पढ़ के समझ चुके हो भाई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को नॉर्मली हम क्या करते हैं, हर जगह उसका अलग से शो करते हैं कि भाई उसको रीडर को समझ आए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लेकिन सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर उन्होंने कहा कि भाई अल्टीमेटली तो हम क्या कर रहे हैं, एज ए होल जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कंसिडर कर दीजिए। सेगमेंट के अंदर क्या कीजिए, पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पर्पज़ क्या है कि हम उस सेगमेंट का जो एनालिसिस है वो बताना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ये पर्टिकुलर उस सेगमेंट के मतलब कंडीशन है वो आप नहीं बताएगा। तो इस वजह से क्या कहा गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम उसको क्या करो, सेगमेंट रेवेन्यू से हटाओ। इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अर्न और एडवांसेज और लोन टू अदर सेगमेंट अनलेस द ऑपरेशन ऑफ सेगमेंट इज प्राइमरी टू फाइनेंशियल नेचर। अब आपको पता हो तो आपने क्या किया होगा, गुडविल कैलकुलेट किया होगा। तो गुडविल के अंदर अगर आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो आपकी अर्निंग होती है वो क्या करते हो, गुडविल की कैलकुलेशन में उसको कंसिडर नहीं करते हो। रीज़न क्या था उसका, रीज़न हम ये कहते हैं कि भाई हम उसको इस वजह से कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे बिजनेस की वजह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। ये जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो ये हमारी गुडविल की वजह से पैसा
इस पे नहीं कमा रहे हैं, ये किसी और में इन्वेस्ट किया और उसकी गुडविल की वजह से हम पैसा कमा रहे हैं। तो हम गुडविल की कैलकुलेशन में क्या करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती है वो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। वैसा का वैसा अगर हमारे पास पैसा था और उस पैसे को हमने कहीं इन्वेस्ट किया और उस पर कुछ रिटर्न आ रहा है, तो क्या ये उस सेगमेंट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं। सपोज ए लिमिटेड के एक सेगमेंट ने पैसा है जो बी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, बी लिमिटेड 10% रिटर्न दिया, तो यहाँ पर ए लिमिटेड का रोल है क्या? नहीं, ए लिमिटेड का रोल नहीं है, बी लिमिटेड की प्रॉफिटेबिलिटी वो पता चलती है। तो इसने कहा कि अगर हमने क्या किया, किसी सेगमेंट ने कहीं और इन्वेस्ट किया और उससे कुछ इनकम रिसीव हो रही है, तो वो हम क्या करेंगे, सेगमेंट रेवेन्यू में कंसिडर नहीं करेंगे, अनलेस अदरवाइज हमारा काम ही पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर पैसा ही इन्वेस्ट करना ही काम है तब तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा, तब कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, हटाएंगे। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ डेब्ट अनलेस द ऑपरेशन ऑफ द सेगमेंट इज प्राइमली ऑफ फाइनेंशियल नेचर। वैसा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न और या फिर इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो भी प्रॉफिट हुआ है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, अनलेस हमारा काम ही ये ना हो। ठीक है। सेकंड आता है सेगमेंट एक्सपेंस। तो जैसा सेगमेंट रेवेन्यू उसका जस्ट सेम वैसा क्या हो जाएगा, सेगमेंट एक्सपेंडिचर। भाई सेगमेंट रेवेन्यू में जो चीज़ें कवर करते हो वैसा सेगमेंट एक्सपेंडिचर में कवर करोगे, और जो सेगमेंट रेवेन्यू में एक्सक्लूड करते हो वो सेगमेंट एक्सपेंडिचर में भी एक्सक्लूड करोगे। मतलब सर, तो सेगमेंट रेवेन्यू में आपने क्या कहा कि हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, सेगमेंट रेवेन्यू में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सेगमेंट करते हैं, एलोकेटेड करते हैं, ठीक है, और विद अदर सेगमेंट जो वो कवर करते हैं। तो कॉस्ट के एक्सपेंडिचर में भी क्या करेंगे, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो करेंगे, ठीक है, एलोकेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो करेंगे, ठीक है, जो रीजनेबली एलोकेट कर सकते हैं, और अगर दूसरे एंटरप्राइज को देते वक्त अगर कुछ कॉस्ट लगी, एक्सपेंडिचर लगे तो वो भी करेंगे। क्या क्या कवर नहीं करेंगे, तो सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या कवर नहीं किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को नहीं किया, तो यहाँ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को नहीं करेंगे। इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम को नहीं किया, तो यहाँ इंटरेस्ट डिविडेंड एक्सपेंडिचर जो है उनको भी कंसिडर नहीं करेंगे। और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं किया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। तो देखिए सेगमेंट एक्सपेंसेज के अंदर द एक्सपेंसेज रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द सेगमेंट दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द सेगमेंट, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। रिलेवेंट पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज एक्सपेंसेस दैट कैन बी एलोकेटेड ऑन द रीजनेबल बेसिस टू सेगमेंट, और जिसको रीजनेबली हम क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, उसको कंसिडर करेंगे। और इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन विद द अदर सेगमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। समझ पा रहे हो? तो आपको सेगमेंट रेवेन्यू पढ़ना, सेगमेंट एक्सपेंडिचर अपने आप से पता चल जाए। सेगमेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्लूड, सेम वो की वो बात है, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज डिफाइंड इन AS 5, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन एडवांसेज और लोन फ्रॉम अदर्स, वहाँ पर इंटरेस्ट और डिविडेंड के इनकम को कंसिडर नहीं करते, यहाँ पर इंटरेस्ट और डिविडेंड के एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और लॉसेज ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और लॉसेज ऑन द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ डेब्ट, वहाँ पर प्रॉफिट को इग्नोर नहीं करते रेवेन्यू में, तो यहाँ पर लॉस को भी नहीं करेंगे। इनकम टैक्स एक्सपेंसेज, ये ध्यान से समझिएगा, ये जो है सेगमेंट रिपोर्टिंग होगी वो बिफोर इनकम टैक्स होगी, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। आप इनकम टैक्स करना तो एक्सपेंसेज है जो यहाँ कंसिडर करोगे। सर इनकम टैक्स का एक्चुअल के अंदर एक्सपेंडिचर तो होता है, अगर वो कंसिडर नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो एक्चुअल में होता है और उसके लिए आपने एज ए होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है, उसके अंदर इनकम टैक्स का जितना पैसा वो आपने क्या किया, पूरा कवर किया। यहाँ पर आप पर्टिकुलर उस सेगमेंट की अर्निंग कैपेसिटी पे बात कर रहे हो, तो अर्निंग कैपेसिटी कितनी है उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनकम टैक्स को इग्नोर करना होगा। इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर को भी इग्नोर करोगे, जब आप सेगमेंट एसेट के बारे में बात करोगे तो इनकम टैक्स एसेट को भी इग्नोर करोगे, और जब इनकम सेगमेंट लाइबिलिटी के बारे में बात करोगे तो इनकम टैक्स लाइबिलिटी को भी इग्नोर करोगे। सर इनकम टैक्स एसेट क्या होती है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, AS 22 में हम डिस्कस करेंगे उसको पूरा आराम से, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि इनकम टैक्स एसेट क्या होती है। तो इनकम टैक्स एसेट ऐसी होती है कि भाई समझिएगा, सपोज क्या होता है कि इनकम टैक्स में मुझे कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर है जिनका 100% डेप्रिसिएशन मुझे पहले साल मिल गया, क्लियर है, जबकि अकाउंट में मैं क्या करूँगा, उसका हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन है जो लिखूंगा। अब इनकम टैक्स में मुझे क्या हो गया, पूरा डेप्रिसिएशन इस साल मिल गया, इस वजह से मेरा क्या हुआ, इस साल का टैक्स का पेमेंट कम हुआ, लेकिन इसकी वजह से आगे वाले सालों में अब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस वजह से आज मैंने क्या कर दिया, टैक्स का पेमेंट कम किया, लेकिन इसकी वजह से आगे वाले सालों में क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम लिखा जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो इनकम टैक्स का पेमेंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सही बात है सर,
भाई आज आपने पूरा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर लिख के आपने अपना प्रॉफिट कम कर दिया और उसकी वजह से आपका टैक्स का पेमेंट कम हुआ, लेकिन इसकी वजह से आगे वाले सालों में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उसकी वजह से आगे वाले सालों में इनकम ज़्यादा होगी और आपको टैक्स का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आज आपने ज़्यादा बेनिफिट ले लिया, इसकी वजह से आपको आगे जो है टैक्स का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी, इनकम टैक्स लायबिलिटी। जस्ट इसका ऑपोजिट, अगर आपने आज कम नुकसान लिया, मतलब कि सपोज इनकम टैक्स ने कहा कि पहले 5 साल के अंदर आपको क्या होगा, कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उसके बाद में डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो आज आप टैक्स का ज़्यादा पेमेंट करो, लेकिन उसकी वजह से आपको आगे इन फ्यूचर कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगी, इनकम टैक्स असेट हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो न यहाँ हम इनकम टैक्स असेट के बारे में बात करेंगे, न यहाँ हम इनकम टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे, न हम इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। इन तीनों को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, हेड ऑफिस एक्सपेंसेज एंड अदर एक्सपेंसेज दैट अराइजेज एट द एंटरप्राइज लेवल एंड रिलेट टू एंटरप्राइज एज ए होल। और उसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे जो एंटरप्राइज लेवल पे कि उस सेगमेंट का उस पर कोई मतलब नहीं। एक्चुअल के अंदर कॉस्टिंग में तो आप क्या करते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लेकिन अगर वो एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो जिसका इस सेगमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, वो हेड ऑफिस लेवल पे हो रहे हैं, जो एज ए होल लेवल पे हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम कंसिडर नहीं करें। या हम सेगमेंट की प्योर और पिक्चर जो प्योर और जो क्लियर पिक्चर होगी वही हम उसको शो करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अब अगर हेड ऑफिस ने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर दिया जो उस सेगमेंट की वजह से ही हुआ है, तो फिर उसको हम क्या कर देंगे, कंसिडर करेंगे। हाउएवर कॉस्ट आर समटाइम इनकर्ड एट एन एंटरप्राइज लेवल ऑन द बिहाफ ऑफ सेगमेंट। अगर किसी सेगमेंट के बिहाफ पे हेड ऑफिस ने खर्चा किया है, एंटरप्राइज लेवल पे किया है, तो उसको कंसिडर करेंगे क्योंकि वो उस सेगमेंट से पर्टिकुलर रिलेटेड। Such costs are part of segment expenses if they relate to operating activity of the segment and if they can be directly attributable to or allocated to segment on the reasonable basis। अगर हम reasonable basis से उसको allocate कर सकते हैं उस segment पे, तो हम उसको क्या करेंगे, consider करेंगे। Is it okay? सेगमेंट रिजल्ट क्या होता है, ए सेगमेंट रेवेन्यू लेस सेगमेंट एक्सपेंडिचर। सेगमेंट रेवेन्यू में से सेगमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कर दो, हटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेगमेंट रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेगमेंट एसेट के बारे में कि सेगमेंट एसेट क्या है। सर ये थ्योरी इतना बात तो कर रहे हैं, चलो, लेकिन फिर इसको रिवाइज कैसे करेंगे, चिंता ना करें, हम इसके क्या कर देंगे, शॉर्ट नोट्स बना के हम इसको क्या कर देंगे, क्रक्स से जो तैयार कर लेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट हो रहा है, अभी हम रायता फैला रहे हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे। अभी अपने पास टाइम है, तो अभी आप क्या करो, और ज़्यादा जितना प्रैक्टिस कर सकते हो ना, ये प्रैक्टिस करने का टाइम, अभी समरी करने की कोशिश मत करो, अभी टाइम ज़्यादा है। अगर एग्ज़ाम जून में होते तो अभी हम समरी पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी जुलाई में एग्ज़ाम है, तो अभी हम समरी में थोड़ा लेट जाएंगे। अभी हम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले उतनी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम उसको समराइज़ करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि सेगमेंट एसेट क्या होती है। सेगमेंट एसेट आर दोज ऑपरेटिंग एसेट दैट आर एम्प्लॉयड बाय द सेगमेंट in its operating activity and that either are directly attributable to segment or can be allocated to segment on a reasonable basis। समझ पा रहे हो कि भाई सेगमेंट एसेट का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी एसेट जो पर्टिकुलरली उस सेगमेंट से रिलेटेड है, या फिर हम किसी रीजनेबल बेसिस पे उस एसेट को हम उस सेगमेंट पे क्लासीफाई कर सकते हैं, उससे लिंक कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, सेगमेंट एसेट कहलाएगी। If a segment result of an segment include interest or dividend income, its segment asset include related receivable loans, इन्वेस्टमेंट और अदर इंटरेस्ट और डिविडेंड जनरेटिंग एसेट। वो कह रहा है कि अगर आपने सेगमेंट रेवेन्यू के अंदर किसी इन्वेस्टमेंट से जो रिसिप्ट हुई है, उस रिसिप्ट को आपने इंक्लूड किया है, तो उस केस के अंदर वो जो एसेट है, वो एसेट भी सेगमेंट एसेट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। जबकि अगर आपको क्या करना होगा, ये किस सिचुएशन होगा, अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो ही ये जो इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम है जो आपके रेवेन्यू में इंक्लूड होगा, तो उस केस में वो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो एसेट के लिए एसेट में ऐड होगा। मतलब सर गुडविल की कैलकुलेशन के अंदर आपको पता हो तो हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है उसको इग्नोर करते हैं और उसके साथ साथ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी इग्नोर करते हैं। समझ पा रहे हो? क्योंकि हम क्या कहते हैं कि भाई सपोज आपने कहा कि हमने टोटल 1 लाख कमाए, जिसमें 10,000 जो वो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, तो हम क्या कहते हैं कि बिजनेस ने कितना कमाया, 90,000। तो असेट भी जो हमने टोटल सपोज 10 लाख लगा रखी है, उसमें से 1 लाख की सपोज हमने क्या कर रखा, इन्वेस्टमेंट कर रखा, तो हम कहेंगे कि ये कितने पे कमाए, 10 लाख पे नहीं, 9 लाख पे कमाए। समझ पा रहे हो? तो वैसे बात है कि अगर आपका इंटरेस्ट और एक्सपेंडिचर जो वो सेगमेंट रेवेन्यू में एक्सक्लूड है, तो यहाँ भी एक्सक्लूड होगा। अगर वहाँ इंक्लूड है, इंक्लूड कब होगा, अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, तो यहाँ पर एसेट में भी जिससे कमाया वो इंक्लूड होगा। सेगमेंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, सेगमेंट एसेट में ये इंक्लूड नहीं होता। इनकम टैक्स एसेट,
इनकम टैक्स एसेट मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है। एसेट यूज फॉर द जनरल एंटरप्राइज और हेड ऑफिस पर्पज, और ऐसी एसेट जिसको हेड ऑफिस पर्पज के लिए या एज ए होल पर्पज के लिए यूज़ किया गया, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए यूज़ नहीं किया गया, तो उसको भी सेगमेंट एसेट से हम एक्सक्लूड करेंगे। सेगमेंट एसेट आर डिटरमाइनेबल आफ्टर डिडक्टिंग रिलेटेड अलाउंसेज प्रोविजन दैट आर रिपोर्टेबल एज डायरेक्ट ऑफसेट टू इन इट्स बैलेंस शीट ऑफ एन एंटरप्राइज। यहाँ पर क्या कहा है, सेगमेंट एसेट डिटरमाइन आफ्टर डिडक्टिंग रिलेटेड मतलब उस सेगमेंट एसेट को जब आप कंसिडर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड उसका जो प्रोविज़न वगैरह वो सारा हटा के नेट जो हो वही बताइएगा, ठीक है। उसके बाद में सेगमेंट लाइबिलिटी, जैसे मतलब पर्टिकुलर कोई प्लांट एंड मशीन है उस सेगमेंट की, तो उसके रिलेटेड जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो हटाओगे। उस सेगमेंट का अगर डेटर है तो उस डेटर में से उसके जो प्रोविज़न बना रखे हैं वो हटा के करोगे। ये तो आप नहीं भी लिखा होता तो आप ऐसा ही करते हैं। सेगमेंट लाइबिलिटी, अब देखो आपको पढ़ना सेगमेंट रेवेन्यू और सेगमेंट एसेट है। सेगमेंट रेवेन्यू पढ़ते से सेगमेंट एक्सपेंडिचर आपको क्लियर हो जाएगा, और सेगमेंट एसेट पढ़ते से सेगमेंट लाइबिलिटी क्लियर हो जाएगी। जैसा सेगमेंट एसेट के अंदर बात की, सेम वैसी बात सेगमेंट लाइबिलिटी के अंदर बात की, सिर्फ रीडिंग पे जाएंगे। अगर कोई नई बात देखने को मिली तो हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे। आर दोज ऑपरेटिंग लाइबिलिटी दैट रिजल्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ सेगमेंट एंड आइदर आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सेगमेंट और कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट ऑन ए रीजनेबल बेसिस, या तो डायरेक्टली या रीजनेबल बेसिस पे। इफ द सेगमेंट रिजल्ट ऑफ segment include interest expenditure, its segment liability include the related interest bearing liability। अगर कोई से इंटरेस्ट इंक्लूड किया तो उससे रिलेटेड जो लाइबिलिटी वो भी इंक्लूड होगा। एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंट लाइबिलिटी इंक्लूड ट्रेड एंड अदर पेबल, अक्रूड लाइबिलिटी, कस्टमर एडवांसेज, प्रोडक्ट वारंटी प्रोविजन एंड अदर क्लेम रिलेटिंग टू प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंट लाइबिलिटी, अभी उन्होंने एग्जाम्पल पे दिया कि ट्रेड पेबल वगैरह जो भी है वो सारा रहेगा। सेगमेंट लाइबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, सेगमेंट लाइबिलिटी में क्या होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। इनकम टैक्स लाइबिलिटी, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी दैट आर इनकर्ड फॉर फाइनेंसिंग रेदर देन ऑपरेटिंग पर्पज। बोरोइंग और लाइबिलिटी सेम वैसी बातें कही है, कोई नई बात यहाँ पर की नहीं है, जैसा यहाँ पर कहा वैसा, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिए। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी दैट आर इनकर्ड फॉर फाइनेंसिंग रेदर देन ऑपरेटिंग पर्पज। अगर आपने कोई लोन लिया फाइनेंसिंग के लिए तो वो यहाँ पर लाइबिलिटी में कवर नहीं होगा। अगर ऑपरेटिंग के लिए जैसे वर्किंग कैपिटल लोन है तो वो कवर होगा, क्योंकि वो आपने बिजनेस को रन करने के लिए लिया पैसा, तो वो लाइबिलिटी में कवर होगा। ट्रेड पेबल का पैसा उधार है, वो आप बिजनेस ऑपरेट करने के लिए तो वो कवर होगा। लेकिन आपने जैसे डिबेंचर इशू किए उस सेगमेंट को चलाने के लिए, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। क्लियर। Asset and liability that relate jointly or two or more segments should be allocated to segment if and only if their related revenue and expenditure also are allocated to those segment। वो कह रहा है अगर कोई एसेट और लाइबिलिटी जो वो जॉइंटली है दो सेगमेंट के, तो उस केस के अंदर उनको तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब उनसे रिलेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को भी हम क्या करें, एलोकेट कर सकें। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग सेगमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक थोड़ा सा अलग डिस्कशन है, इसको अपन पढ़ के समझते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट और ये किसके बारे में बात करता है कि अब जो इंटरेस्ट का पैसा है आपने क्या कहा, सेगमेंट एसेट से हटाया, सेगमेंट लाइबिलिटी से, सॉरी सेगमेंट इनकम से हटाया, सेगमेंट एक्सपेंडिचर से हटाया। सेगमेंट एसेट से आपने जिनसे आप इंटरेस्ट वगैरह अर्न करते हो वो चीज़ें हटाई, और सेगमेंट लाइबिलिटी में जिनसे आप इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट करते हो उनको हटाया। फाइनेंशियल एंटरप्राइज है उसको छोड़ के बाकी सब के लिए आपने ये कहा। अब उसके बारे में थोड़ा और उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट के बारे में और थोड़ी डिटेल में बात की। यहाँ पर डिटेल में किसके बारे में बात की, एज 2 में और एज 16 के अंदर क्या बात की आपने कि वहाँ पर क्या किया जाता है, कई बार इन्वेंट्री के अंदर इंटरेस्ट की कॉस्ट को ऐड किया जाता है, या फिर कोई क्वालिफाइंग एसेट है तो उसके अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट है जो ऐड किया जाता है। अब यहाँ पर बात की जाएगी उस इंटरेस्ट के कंपोनेंट की कि वहाँ पर उनका क्या किया जाएगा, क्या उनको हटाना होगा या फिर उनको वैसा वैसा इंक्लूड रहने दें। क्लियर है। The interest expenses relating to overdraft and other operating liability are identified to a particular segment should not be included as a part of segment expenses unless the operation of segment are primarily for financial nature and unless the interest is included as part of cost of inventory। वो कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट का पैसा है तो इंटरेस्ट का जो एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्लूड नहीं होगा, और उससे रिलेटेड लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं होगी, एसेट जो है वो एसेट में इंक्लूड नहीं होगी, अनलेस हमारा काम या तो फाइनेंशियल है या फिर उन्होंने साथ ही साथ क्या कहा, अनलेस वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर ऐड हो रखा है। मतलब कि अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट ऐड हुआ है तो उसे हटाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शन के अंदर दे दिया। समझ पा रहे बात कि हम ऐड नहीं करेंगे
एक्सेप्ट अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइज है या फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड है। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज के केस के अंदर वो एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट का कंपोनेंट ऐड हो सकता है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड हुआ है तो वो हो सकता है, बाकी जगह पर नहीं हो सकता। इन केस इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड हो रखा है, वेयर इट इज सो रिक्वायर्ड एज पर एज 16 रीड विद एज 2, जो एज 16 और एज 2 मिल के कहते हैं उसकी कंडीशन के हिसाब से अगर वो ऐड होता है। एंड दोज इन्वेंट्री आर पार्ट ऑफ सेगमेंट असेट ऑफ ए पर्टिकुलर सेगमेंट, सच इंटरेस्ट शुड बी कंसिडर्ड एज ए सेगमेंट एक्सपेंसेज। और अगर वो असेट के पार्ट बन चुका है, मतलब कि स्टॉक की वैल्यूशन के अंदर उस इंटरेस्ट का पैसा जो ऐड हो रखा है, या फिर क्वालिफाइंग एसेट के अंदर ऐड हो रखा है इंटरेस्ट का पैसा, तो उसका एक्सपेंडिचर भी आप क्या करोगे, लिखोगे। इन दैट केस द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंसेज एंड द फैक्ट दैट द सेगमेंट रिजल्ट हैज बीन अराइव्ड आफ्टर कंसीडरिंग सच इंटरेस्ट शुड बी डिस्क्लोज बाय द वे ऑफ नोट टू द सेगमेंट रिजल्ट। तो आप उसको कंसिडर भी करोगे और उसके साथ साथ एक नोट लिख के बताओगे भी कि भाई इतना इंटरेस्ट का पैसा जो हमने ऐड किया और वो इस वजह से ऐड किया। अब इसके बाद में एलोकेशन, ये तो प्योर थ्योरेटिकल है, ठीक है। एलोकेशन और एलोकेशन जो है वो प्योर थ्योरेटिकल है। वापस प्राइमरी और सेकेंडरी जो है रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, ये जो है वापस आपको और डिटेल के अंदर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो एलोकेशन जो है वो तो ऐसा है कि एलोकेट किस तरीके से करेंगे, तो जो भी सूटेबल बेसिस होगा उस तरीके से करेंगे। तो ये जो है वो रीडिंग पे जाएंगे, इसमें ज़्यादा अपना प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं। एन एंटरप्राइज लुक्स टू द इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाइंग दोज आइटम दैट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और रीजनेबली एलोकेटेड टू ए सेगमेंट। वो कह रहे हैं कि सेगमेंट से रिलेटेड है या नहीं है, उसके लिए आपको क्या होगा, इनिशियल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा आपका इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। मतलब क्या होगा, जैसे सेगमेंट अलग होगा ना तो उसके लिए पर्टिकुलर बंदा भी अलग होगा जो उसको क्या करेगा, हैंडल करेगा। समझ पा रहे बात कि भाई जैसे मोटर्स है तो अल्टीमेटली मोटर्स वाले ग्रुप का एक मेन आदमी होगा जो क्या करेगा, उसको कंसिडर करेगा, या एक बोर्ड होगा जो क्या करेगा, उसको कंसिडर करेगा, और उसके नीचे जो भी होंगे वो सारे सारे क्या करेंगे, इसको रिपोर्ट करेंगे। तो उनके रिपोर्टिंग के पैटर्न को समझ के हम क्या कर सकते हैं, सेगमेंट के एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू जो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो किस किस एसेट से रिलेटेड इस पर्टिकुलर आदमी को रिपोर्ट करते हैं, तो वो उस सेगमेंट के एसेट के अंदर, लायबिलिटी के अंदर, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू के अंदर आएंगे। क्लियर। देयर आर द प्रेजम्पशन that the amount that have been identified with the segment for internal financial reporting purpose are directly attributable or reasonably allocated to segment for the purpose of measuring the segment revenue, segment expenditure, segment asset, segment liability of reportable segment। तो वो कह रहा है कि इंटरनल जो रिपोर्टिंग उसके हिसाब से आप पता कर लीजिए, कर सकते हैं आराम से कि डायरेक्टली उस सेगमेंट से रिलेटेड क्या क्या। इन सम केसेस however a revenue, expenditure, asset or liability may have been allocated to segment for the internal financial reporting purpose on the basis that are understood by the enterprise management but that could not deemed arbitrary in the perception of external user of financial statement। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई इंटरनल पर्पज़ के लिए तो हम क्या करते हैं, इस सेगमेंट के अंदर कवर करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यार इसको एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए हम इसे इस सेगमेंट का हिस्सा न माने, तो ऐसा भी हो सकता है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट का जजमेंट होगा उसको जजमेंट लेना होगा कि इस सेगमेंट के अंदर पर्टिकुलर इस सेगमेंट में ऐड किया जाए या नहीं किया जाए। कन्वर्जेंटली एन एंटरप्राइज मे चूज नॉट टू एलोकेट सम आइटम ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंसेज, एसेट और लायबिलिटी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज इवन दो द रीजनेबल बेसिस फॉर डूइंग सो एग्जिस्ट। और इसका जस्ट ऑपोजिट भी कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि इसको करना चाहिए लेकिन हम न भी करें, ठीक है, या फिर नहीं करना चाहिए और कर भी दें, तो वो उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसकी मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि करना है या नहीं करना। सच एन आइटम इज एलोकेटेड पर्सुएंट टू डेफिनेशन ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंडिचर, सेगमेंट एसेट एंड सेगमेंट लायबिलिटी इन AS 17। क्लियर है, ये तो सारी सेम ही बात कर रहे हैं। सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट एक्सपेंडिचर, सेगमेंट एसेट एंड सेगमेंट लायबिलिटी आर डिटरमाइंड बिफोर इंट्रा enterprise balance and intra enterprise transaction are eliminated as a part of process of preparation of enterprise financial statement, except to the extent that such intra enterprise balance and transaction are within the single segment। वो कह रहा है कि जब भी आप सेगमेंट रिपोर्टिंग करोगे तो हर सेगमेंट को अलग मानोगे। अगर एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को ट्रांसफ़र किया या फिर एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को सेल किया तो उसे भी क्या माना जाएगा, नॉर्मल सेल के जैसा मान के उसके रेवेन्यू में इंक्लूड होगा। एक्सपेंडिचर में भी ऐसा कुछ है, अगर इंट्रा सेगमेंट है तो उसको इंक्लूड करेंगे और हर जगह जो है वो इंट्रा सेगमेंट को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, मतलब उसको अलग मानेंगे, ठीक है। तो उसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं, अनलेस वो
एक ही सेगमेंट का खुद में ही क्या किया, अगर सेल वगैरह कुछ हुआ तो उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, वो तो करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ समझिएगा, हम उस सेगमेंट को पर्टिकुलर को हम हमारी बिजनेस यूनिट मान रहे हैं, तो हम उस सेगमेंट का किसी और सेगमेंट के साथ रिलेशन जो वो कैसा मानेंगे, जैसे आउटसाइडर के साथ। लेकिन पर्टिकुलर उस सेगमेंट का खुद के साथ कैसा रिलेशन है, तो वो तो खुद के साथ तो कोई प्रॉफिट है जो कमा नहीं सकता, ना खुद को सेल कर सकता है, तो वो तो हटाना ही होगा। While the accounting policy used in the preparing and presenting the financial statement of enterprise as a whole are also the fundamental segment accounting policy. Segment accounting policy include, in addition, policies that relate specifically to segment reporting, such as identification of segment method or pricing inter-service factor are basis for allocating revenue और segment। वो कह रहे हैं पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, जो हमारा ओवरऑल जो हमने बिजनेस अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ की है ना, उसी को बेस बना के हम क्या करेंगे, सेगमेंट की पॉलिसी जो डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से उसकी अकाउंटिंग होगी। लेकिन कई बार हम अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, यहाँ पर बेसिस जो है वो उसको लेंगे। तो एलोकेशन के अंदर तो मेनली यही है कि भाई जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगा अल्टीमेटली, तो कि भाई उसके अंदर किस तरीके से एलोकेट किया जाए। और बेसिस जो रहेगा, शुरुआत जो रहेगी वो प्राइमरी आपका क्या रहेगा, इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम रहेगा। अब बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट। अब ये ध्यान समझिएगा, अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ तो हमने सेगमेंट डिसाइड किया यहाँ तक तो कि ये बिजनेस सेगमेंट है, ये जियोग्राफिकल सेगमेंट है। अब हम बात करते हैं उसकी रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग के केस में आप समझिएगा, हमें प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट लेना है और एक सेकेंडरी सेगमेंट रिपोर्टिंग लेना है। अब समझिएगा किस तरीके से, अगर सपोज आपका क्लासिफिकेशन मेनली जो है वो किसके हिसाब से होता है, बिजनेस के हिसाब से होता है, मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। बिजनेस सेगमेंट आपका मेन है, मेन जो आपका बाइफर्केशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, वो बिजनेस के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। तो आपका बिजनेस सेगमेंटेशन जो होगा वो क्या होगा, प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्टिंग होगा, और जियोग्राफिकल जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी रिपोर्टिंग हो जाएगा, सेकेंडरी सेगमेंट रिपोर्टिंग हो जाएगा। और अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन मेनली जो है वो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हुआ है, तो जियोग्राफिकल एरिया का जो होगा वो कैसा होगा, प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्टिंग होगा, और जो बिजनेस का जो होगा वो कैसा होगा, सेकेंडरी सेगमेंट रिपोर्टिंग होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर डिपेंड ये करेगा कि आपका सेगमेंटेशन मेनली किस पे डिपेंड करता है, आपका बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ है, आपने डाइवर्सिफिकेशन क्या सोच के किया था, उसके हिसाब से आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो डिपेंड होगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होगा, प्राइमरी में इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा जाती है और सेकेंडरी में थोड़ी कम जाती है, ठीक है। तो किसी के लिए जियोग्राफिकल एरिया जो है वो प्राइमरी सेगमेंटेशन हो सकता है, और किसी के लिए बिजनेस या प्रोडक्ट जो है वो सेगमेंटेशन प्राइमरी हो सकता है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा, तो ये उनका डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से हम बात करेंगे, उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किसके हिसाब से किया था। अभी अपन इसको रीड करते हैं। द डोमिनेंट सोर्स एंड नेचर ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एंटरप्राइज शुड बी गवर्न वेदर इट प्राइमरी सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट विल बी बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट। वो कह रहा है कि हमें देखना होगा कि बिजनेस सेगमेंट जो वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए या जियोग्राफिकल। अगर बिजनेस सेगमेंट इंपॉर्टेंट है तो हम बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी रिपोर्टिंग रखेंगे और जियोग्राफिकल को सेगमेंट, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। अब अगर कोई ऐसा है कि भाई जिसके लिए बिजनेस और ये जियोग्राफिकल सेगमेंट दोनों ही बराबर इक्वल इंपॉर्टेंट हो, तो उस केस में क्या करें, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन पे जा सकते हो, मतलब दोनों को इक्वल करके भी कर सकते हो, जो कि A17 ने परमिट किया, जिसका मना नहीं किया। क्लियर। और अगर दोनों इंपॉर्टेंट नहीं हो तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इफ द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एंटरप्राइज आर अफेक्टेड प्रीडोमिनेंटली बाय डिफरेंसेज इन प्रोडक्ट और सर्विसेज इट प्रोड्यूसेज एंड इट्स प्राइमरी फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी बिजनेस सेगमेंट। अगर आपका मेनली रिस्क और रिटर्न जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो बिजनेस सेगमेंटेशन जो वो आपका प्राइमरी हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और वैसा अगर आपका रिस्क और रिटर्न जो वो प्राइमरी जियोग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है तो जियोग्राफिकल जो सेगमेंटेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। तो क्या ये याद करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, समझ लिया बात खत्म। समझ पा रहे हो कि भाई जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ ये प्राइमरी हो जाएगा, जहाँ बिजनेस सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है वहाँ बिजनेस सेगमेंटेशन प्राइमरी हो जाएगा with the secondary information reported geographically, ठीक है। Similarly, if the risk and return of enterprise are the fact that they operate in different country or other geographical area, its primary format for reporting segment information should be geographical segment with the secondary information reported for the group of related product or services। तो वहाँ पर geographical को प्राइमरी में रख देंगे और बिजनेस वाले को सेकंड में रख देंगे। Internal organization and management structure of enterprise and its system of internal financial reporting to the board of director and chief executive
ऑफिसर शुड नॉर्मली विद द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रीडोमिनेंट सोर्स एंड द नेचर ऑफ रिस्क एंड differing rate of return of facing enterprises, therefore the determine which is the reporting format is primary and which is secondary except as provided paragraph below। तो वो कह रहा है कि अगर आपको और ज़्यादा पता करना है तो आप उनका इंटरनल रिपोर्टिंग जो फॉर्मेट है वो देखिए। अगर वो प्रोडक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा, बिजनेस सेगमेंटेशन प्राइमरी। और अगर वो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से रिपोर्टिंग करते हैं तो उस केस के अंदर जियोग्राफिकल एरिया को प्राइमरी में रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये उन्होंने 2 पैराग्राफ जो है वो उन्होंने क्या लिखा है, एक्सेप्शन में लिखा है, तो आप इनको पढ़िए। ए रिस्क एंड रिटर्न ऑफ एंटरप्राइज आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बोथ बाय डिफरेंसेस इन प्रोडक्ट और सर्विस इट्स प्रोडक्ट एंड बाय डिफरेंस इन जियोग्राफिकल एरिया। अब दोनों इंपॉर्टेंट हमारे लिए, प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन है वो भी इम्पोर्टेंट है और जियोग्राफिकल एरिया जो है उसका डिफरेंशिएशन भी हमारे लिए उतना ही इक्वली अगर इम्पोर्टेंट है। इन विच इट ऑपरेट as evidenced by matrix approach to managing a company and reporting internally to the board of director and chief executive officer, then the enterprise should use business segmentation as a primary segmentation reporting format and geographical segment as secondary reporting format। समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगर सिचुएशन ऐसी है, अगर सिचुएशन क्या है इस तरीके से कि भाई हमारे लिए बिजनेस सेगमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए क्या है, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए उन्होंने एक वर्ड किया है हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स अप्रोच जो है वो फॉलो करते हैं। मैट्रिक्स अप्रोच कैसे होते हैं, देखो जैसे ये हो गया A B C और D, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब इनकी रिपोर्टिंग है जो इस तरीके से भी होती है, इस तरीके से भी होती है और इस तरीके से भी होती है। अब इसकी रिपोर्टिंग है जो इसको भी होती है, ठीक है, और इसको भी होती है और इसको भी होती है। और इसकी रिपोर्टिंग सपोज इनकी रिपोर्टिंग इसको होती है और इसको होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर पर्टिकुलर ऐसा है कि भाई एक जो है वो एक को ही रिपोर्ट नहीं करता है, बहुत सारों को रिपोर्ट करता है, मतलब सेगमेंट के हिसाब से वो अलग किसी को रिपोर्ट करता है और जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से वो किसी और को रिपोर्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। भाई एक तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 11th 12th में आपने पढ़ा होगा। एक तो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक आदमी होता है, उसके नीचे कुछ आदमी होते हैं, फिर उनके नीचे कुछ आदमी होते हैं। सबसे नीचे वाले उनसे ऊपर वालों को करते हैं और उससे ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को करता है, और वो जो है वो मेन कंपनी का जो मेन है उसको करता है। वैसा वैसा अलग अलग डिवीजन होते हैं, तो वो फॉर्मल हो गया। एक हो गया इनफॉर्मल, कोई किसी को भी रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया इनफॉर्मल। और एक होता है मैट्रिक्स जिसके अंदर पर्टिकुलर एक आदमी एक ही आदमी को रिपोर्ट नहीं करता, वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को रिपोर्ट करता है, तो वो क्या होता है, मैट्रिक्स। तो जहाँ पर आपका बिजनेस सेगमेंटेशन और जियोग्राफिकल एरिया वाला सेगमेंटेशन दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, वहाँ कौन से अप्रोच जो है वो फॉलो की जाएगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैट्रिक्स अप्रोच जो है वो फॉलो की जाएगी। तो उन्होंने कहा अगर मैट्रिक्स अप्रोच है और आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, बिजनेस सेगमेंटेशन को प्राइमरी रखोगे, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, शुड बी यूज बिजनेस सेगमेंटेशन एज प्राइमरी सेगमेंट। अब बिजनेस सेगमेंट को उन्होंने प्राइमरी का क्यों कहा, अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि भाई दोनों में से अल्टीमेटली दोनों ही बराबर है, तो एक को तो उनको क्या करना होगा, कंसिडर करना ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने एक को प्राइमरी बनाया बिजनेस को, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर दोनों ही ना हो, दोनों इंपॉर्टेंट ना हो, तो उस केस में क्या होगा। तो सेकंड में इसके बारे में बात की, इफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एंटरप्राइज एंड इट्स सिस्टम ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू द board of director and chief executive officer are based on neither on individual product or service or group of related product or service nor on geographical area, and should be determined whether the risk and return of enterprise are related more to the product or services it's produced or to geographical area in which it operate, or accordingly choose business segment on or geographical area as a primary segment reporting format of एंटरप्राइज विद द अदर सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट। अब ऐसा है कि भाई ना तो हम बिजनेस सेगमेंटेशन के हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ना हम जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उस केस में क्या करें, तो उन्होंने कहा उस केस के अंदर फिर क्या करो, आप जियोग्राफिकल को तो क्या कर दो, प्राइमरी कर दो, और जो बिजनेस सेगमेंट है उसको क्या कर दो, सेकेंडरी कर दो। तो ये ध्यान से समझना है कि अगर दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, तो उस केस के अंदर बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी करोगे, और दोनों अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब दोनों के हिसाब से रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या करोगे, जियोग्राफिकल को क्या कर दोगे, प्राइमरी कर दोगे। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन। तो उन्होंने कहा कि अगर दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है तो उसके अंदर आप एक तो ऑप्शन आपके पास उन्होंने दिया कि भाई मैट्रिक्स, एक तो ऑप्शन क्या दिया कि बिजनेस सेगमेंट को क्या कर दो, प्राइमरी, और जियोग्राफिकल को क्या कर दो, सेकेंडरी। और अगर आप चाहते हो कि भाई क्योंकि दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है और उसका
इम्पैक्ट भी बराबर दिखे तो उस केस के अंदर आप मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन पे जा सकते हो। मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन मतलब जिस तरीके से एक आदमी दो आदमी को रिपोर्ट करता है वैसे ही सेगमेंट जो वो बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए हम हमारा क्या करें सेगमेंट रिपोर्टिंग का प्रेजेंटेशन करें, वो क्या कहलाएगा मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स होता है क्या, मैट्रिक्स यही होता है ना, इस तरीके से बनता है भाई। अल्टीमेटली ये जो है इस पर भी डिपेंड है, इस पर भी डिपेंड है, इस पर भी डिपेंड है, ये क्या कहलाते हैं मैट्रिक्स कहलाते हैं। ए मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन बोथ बिजनेस एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट एज ए primary segment reporting format with the full segment disclosure on each basis will be often provide useful information if risk and return of enterprise are strongly affected both by the differences in product or service it produces and by differences in geographical area in which it operates. A17 does not require but does not prohibit a matrix presentation. वगैरह अगर स्ट्रांगली बिजनेस सेगमेंटेशन से भी इफेक्ट हो रहे हैं और स्ट्रांगली वो जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन से भी इफेक्ट हो रहे हैं तो उस केस के अंदर आप चाहो तो मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन है जो कर सकते हो। A17 ना उसका मना करता है ना उसको सेगमेंटेशन इस मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन को करने को कहता है, ये आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी A17 की कंडीशन नहीं है, क्लियर है। अब इसके बाद में बिजनेस एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। जनरली बिजनेस एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो कहते हैं कि हम बिजनेस सेगमेंटेशन या जियोग्राफिकल सेगमेंट को नॉर्मली इंटरनल जो फाइनेंशियल इंटरनल जो उनका रिपोर्टिंग का प्रोसेस है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं। बट इफ सच सेगमेंट डज नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन गिवन इन एस देन फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर। अब उनका जो रिपोर्टिंग है वो तो क्या हो रहा है अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो है सेगमेंट की जो A17 ने डेफिनेशन दी वो डेफिनेशन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। उस केस में क्या होगा समझिएगा, रिपोर्टिंग के हिसाब से तो FMCG जो है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट बनना चाहिए, ठीक है, इंटरनल रिपोर्टिंग के हिसाब से। लेकिन जो A17 ने सेगमेंट को क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट दिए उसके हिसाब से वो जो है नहीं बन रहा है सेगमेंट, तो उस केस में क्या होगा उसके लिए उन्होंने कहा ये 2 पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। If one or more of segment reported internally to the director and management of business segment or geographical segment based on the factor in the definition but other are not, paragraph below should be applied only to those internal segments that do not meet the definition. Is an internally reported segment that meets the definition should not be further segmented. समझिएगा भाई, अभी पहले इनको तीनों को एक बार रीड कर लेते हैं फिर अपन समझ पाएंगे। For those segments reported internally to director or management that do not satisfy the definition, management of the enterprise should look to the next lower level of internal segment that reported information along with the product or service line of geographical line or as appropriate under the definition. And if such an internal reported lower level segment meet the definition of business segment or geographical segment, the criteria of identifying reporting segment should be applied to that segment. सर क्या कहा, कुछ खास समझ नहीं आया। देखिएगा अब वापस ध्यान से पढ़ते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ इसको रीड किया लेकिन हमने इसको पूरा फोकस नहीं किया। अब हम इसको क्या करेंगे एक एक वर्ड को फोकस करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये कि ऐसा नहीं है कि आप खुद से पढ़ते हैं ये A17 तो आपको समझ नहीं आता, आपको तब भी समझ आता है, लेकिन अगर उसके लिए आपको खुद से पढ़ते वक्त आपका क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन लेवल है जो आपका पूरा हाई चाहिए, ठीक है। उसके अलावा टीचर से पढ़ते वक्त सिर्फ आपको ये बेनिफिट होता है कि भाई जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपके लिए एक वर्ड होगा, लेकिन टीचर को पता होता है कि भाई इस वर्ड के साथ साथ यहाँ पर इस A17 में ये चीज़ें आपको और बतानी है, इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का यहाँ पर ये रिलेशन है, तो वो एक वर्ड नहीं रह जाता, उसकी और जो डेफिनेशन आपके साथ आ जाती है, मतलब उसके और जो डिस्कशन है वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से आप अभी अगर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ें, पढ़ने का रिदम कैसा होना चाहिए कि भाई कॉमा है तो वहाँ रुकना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा आपका क्लियरिटी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो अपने आप से बढ़ जाती है कि भाई फुल स्टॉप है तो रुकना है, वहाँ सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हम क्या करते हैं एक सांस में पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा, और उससे क्या होता है हमारी जो रीडिंग जो है वो तो ठीक है लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। जबकि हमें करना क्या है, जिस वर्ड पे फोकस करना उस वर्ड पे फोकस होना चाहिए, जहाँ पर कॉमा है वहाँ रुकना चाहिए, जहाँ फुल स्टॉप वहाँ थोड़ा ज़्यादा रुकना चाहिए। और इस तरीके से अगर हम स्टडी करें तो हमारा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होगा ज़्यादा होगा। कैसे, इफ़ वन और मोर ऑफ सेगमेंट रिपोर्टेड इंटरनली to the director and management in a business segment or a geographical segment based on the factor in the definition, जो क्या है देखो
उन्होंने कहा है कि 1 or more segment reported internally to director or management in a business segment or geographical segment based on the factor in definition but other are not, जिसमें से कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है। पैराग्राफ बिलो शुड बी अप्लाइड ओनली टू दोज इंटरनल सेगमेंट दैट डू नॉट मीट द डेफिनेशन। ये जो नीचे वाले पैराग्राफ है वो किस पे बात करेंगे, सिर्फ उन्हीं पे बात करेंगे जो डेफिनेशन में कवर नहीं होते। मतलब अगर इंटरनली रिपोर्टेड हो रहे हैं और वो डेफिनेशन में भी कवर हो रहे हैं तब तो उसके बारे में यहाँ बात नहीं है सब। अगर इंटरनली रिपोर्टिंग के हिसाब से तो वो सेगमेंट बन रहा है लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से वो सेगमेंट नहीं बन रहा है, तो उसके लिए बी और सी पॉइंट है, बाकी के लिए बी और सी पॉइंट नहीं है। अब समझ आ गया, ठीक है। For those segments reported internally to director and management that do not satisfy the definition, management of enterprise should look to next lower level of internal segment that reported internally information along with the product or service lines of the geographical line as appropriate under the definition। अगर ऐसा है कि भाई इंटरनली रिपोर्टिंग के हिसाब से तो सेगमेंट बन रहा है लेकिन ये 17 के डेफिनेशन के हिसाब से वो सेगमेंट नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना होगा, उससे नीचे वाला जो लोअर लेवल का जो रिपोर्टिंग है उस पर देखिए और क्या उस लोअर लेवल वाला जो है क्या वो सेगमेंट की डेफिनेशन जो है 17 है क्या उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो उसके हिसाब से सेगमेंटेशन कर दीजिए, जो किसमें लिखा है सी पॉइंट। इफ सच इंटरनली रिपोर्टेड लोअर लेवल सेगमेंट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट, द क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफाइंग रिपोर्टिंग सेगमेंट शुड बी अप्लाई टू दैट सेगमेंट। मतलब क्या हो, इंटरनली रिपोर्टिंग के हिसाब से सपोज ये जो है वो क्या बन रहा था, सेगमेंट बन रहा था, ठीक है, लेकिन ए 17 के डेफिनेशन के हिसाब से ए जो है वो सेगमेंट नहीं बन रहा है, तो उस केस में क्या कहा कि भाई आप क्या जाइए बी पे जाइए, उससे नीचे के लेवल पे जो सेगमेंट बन सकता है उसको देखिए। इंटरनल रिपोर्टिंग के हिसाब से हमने कहा बी बनता है, तो उन्होंने कहा इसकी चेक कीजिए क्या ये डेफिनेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। अगर ये करता है तो इसको सेगमेंट मान लीजिए, नहीं तो इससे लोअर लेवल पे जाते जाइए। क्लियर है। तो मतलब क्या हुआ, इंटरनली रिपोर्टिंग है वो बेस होगा लेकिन ए 17 की सेगमेंट रिपोर्टिंग वाले डेफिनेशन का क्राइटेरिया तो फुलफिल होना चाहिए। फुलफिल मतलब ऐसा नहीं वो पांचों कंडीशन एज इट इज, 6 की 6 कंडीशन एज इट इज, मेजोरिटी कंडीशन जो सेटिस्फाई हो जाए तो हम मान लेंगे। अब ये जो है मेनली क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते हैं, आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट क्वान्टिटेटिव थ्रेशोल्ड। कि क्वान्टिटेटिव थ्रेशोल्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा। ए बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एज ए रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ, अब कोई भी बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट है उसको एक सेपरेट सेगमेंट मानना ही जाएगा, शुड उसे मानना ही जाएगा इफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो। मतलब अगर ये इनमें से, और सारी कंडीशन कैसी है, और लिखा है, मतलब तीनों कंडीशन, 3 कंडीशन है, तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो बिजनेस सेगमेंट या जियोग्राफिकल सेगमेंट अलग हो जाएगा और उसका A17 के हिसाब से डिस्क्लोजर और सारी जो रिक्वायरमेंट है वो कवर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि कंडीशन में क्या लिखा गया और। क्लियर है। तो यहाँ पर इनको ध्यान समझिएगा। इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड फ्रॉम ट्रांजेक्शन विद अदर सेगमेंट इज 10% और मोर ऑफ द टोटल रेवेन्यू एक्सटर्नल और इंटरनल ऑफ ऑल सेगमेंट। तो टोटल सेगमेंट का मिला के टोटल रेवेन्यू सपोज 1000 करोड़ है, ठीक है। अब कोई भी सेगमेंट जिसका इस टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज़्यादा है, ठीक है, सपोज 100 करोड़ हो गया और मोर, अगर किसी भी सेगमेंट का 100 करोड़ या मोर से ज़्यादा का रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू उसका, चाहे अदर सेगमेंट को ट्रांसफ़र किया हो चाहे आउटसाइडर को किया हो, वो मिला कि अगर उसका रेवेन्यू 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उस केस के अंदर वो फिर क्या हो जाएगा, एक अलग सेगमेंट बन जाएगा। मतलब जो टोटल जो एंटरप्राइज का रेवेन्यू बनता है उसका 10% या उससे ज़्यादा का रेवेन्यू अगर जनरेट किया है उसने एक्सटर्नल सेगमेंट से या फिर एक्सटर्नल कोई दूसरे व्यक्ति से, दूसरे किसी एंटरप्राइज से, वो मिला के अगर उसका रेवेन्यू जो है वो उसका टोटल जो रेवेन्यू एंटरप्राइज का उसका 10% या उससे ज़्यादा है तो उस केस में उसको क्या करेंगे, अलग सेगमेंट मानेंगे। इफ इट्स सेगमेंट रिजल्ट वेदर प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ सेगमेंट इन प्रॉफिट, कंबाइंड रिजल्ट ऑफ सेगमेंट इन लॉस, विच एवर इज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज ए है, बी है, सी है और डी है। ए में क्या हुआ, 100 का प्रॉफिट है, बी में 200 का लॉस है, सी में 200 का प्रॉफिट है और डी में 400 का प्रॉफिट है और एक ई और कर देते हैं जिसमें 300 का लॉस है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट कैसी गई कि जो टोटल सेगमेंट रिजल्ट वेदर प्रॉफिट और लॉस इज 10% और मोर, 10% या उससे ज़्यादा होना चाहिए किसका,
द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट में उन सारों का टोटल कीजिए। 100, 200 और 400 कितना हुआ? 100 प्लस 200 प्लस 400 कितना होगा? 4 3 7 700, ठीक है। और कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट इन लॉस, और जो लॉस में उनका कंबाइन करो। 200 प्लस 300 कितना हो गया? 500। विच एवरेज ग्रेटर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट मतलब ये माइनस माइनस के साइन है जो हटा दो, तो यहाँ कितना बचा? 700 और यहाँ कितना बचा? 500। इन दोनों में से जो ज़्यादा है, वो मतलब 700। इस 700 का 10% और मोर है अगर किसी का भी रेवेन्यू एब्सोल्यूट अमाउंट में, तो वो क्या होगा? एक अलग से सेगमेंट बनेगा। मतलब अगर किसी का प्रॉफिट जो वो सपोज 70 करोड़ और मोर है, या फिर किसी का लॉस 70 करोड़ और मोर है, तो उस केस के अंदर वो क्या बन जाएगा? आपका एक अलग से सेगमेंट बन जाएगा। क्लियर? समझ पा रहे हो बात? इस सेगमेंट एसेट आर 10% और मोर ऑफ टोटल एसेट ऑफ ऑल सेगमेंट, या फिर जो सारे सेगमेंट के मिला के टोटल एसेट है उसका 10% या उससे ज़्यादा अगर कोई सेगमेंट होल्ड करता है तो उससे अलग सेगमेंट ये 17 के हिसाब से मानना पड़ेगा। ठीक है। अब सपोज हमारे टोटल 3 ही सेगमेंट बने, ठीक है, और तीनों सेगमेंट मिला के क्या कर रहे हैं? 60% कवर कर रहे हैं, 40% कवर नहीं कर रहे हैं, तो क्या उतने से काम चल जाएगा क्या? नहीं। उसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशन और दी। ए बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट विच इज नॉट रिपोर्टेबल सेगमेंट एज पर अबो पैराग्राफ मे बी डेजिग्नेटेड एज ए रिपोर्टेबल सेगमेंट डिस्पाइट इट्स साइज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। अब हो सकता है कि ये तो उन्होंने क्या कहा मिनिमम के भाई अगर ये क्राइटेरिया हो गया तब तो उसे सेगमेंट बनाना ही होगा। अब मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं यार, इसके अलावा इसको भी हमें क्या करना चाहिए? सेगमेंट के रूप में इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जो ऊपर वाले डेफिनेशन के हिसाब से तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम क्या करें? उसका अलग से डिस्क्लोजर दें और उसे हम अलग से सेगमेंट माने, तो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट अगर चाहे तो इसके अलावा एडिशनल किसी सेगमेंट को मानना चाहे तो मान सकते हैं। इफ दैट सेगमेंट इज नॉट designated as reportable segment it should be included as unallocated reconcile item। और अगर कोई ऐसा आइटम है जो किसी सेगमेंट में कवर नहीं हो रहा है, ये जो ऊपर कंडीशन बन रही है और उसके साथ जो सेगमेंट बन रहे, तो फिर उसको क्या करेंगे? किस में लिखेंगे? अनएलोकेटेड रिकनसाइलिंग आइटम। ठीक है। तो भाई जैसे टोटल एक तो एंटरप्राइज लेवल पर टोटल होगा कि भाई ये हो गया, अब उसमें से एक सेगमेंट ए में हो गया, एक सेगमेंट बी में हो गया, एक सेगमेंट डी सी में हो गया, एक सेगमेंट डी में हो गया, और कुछ ऐसे हैं जो किसी सेगमेंट के अंदर नहीं आते हैं, तो जो बाकी जो बचेंगे वो सारों को कहाँ डालेंगे? एक साथ में डाल देंगे। कहाँ? अनएलोकेटेड रिकनसाइलिंग आइटम। अनएलोकेटेड रिकनसाइलिंग आइटम मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना हो? रिपोर्टिंग ऐसे होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और टोटल तक बराबर साथ में टोटल तक भी पहुंचना है, तो टोटल तक पहुंचने के लिए जो बाकी का जो डिफरेंस बचेगा वो किस में डाल देंगे? सारा सारा अनएलोकेटेड रिकनसाइलिंग आइटम में। If total external revenue attributable to reporting segment contributed less than 75% of total enterprise revenue, additional segments should be identified as the reportable segment even if they do not meet the 10% threshold until at least the 75% of enterprise revenue is included in segment revenue। समझिएगा। अब सपोज हमने क्या किया, एक सेगमेंट बना हमारा ए, एक बना बी, एक बना सी, ठीक है, और टोटल जो था वो 1000 करोड़ का रेवेन्यू था। अब सपोज इसमें हो गया 200 करोड़ का, इसमें था 250 करोड़ का, और इसमें था 100 का, तो टोटल आपका कितना हो गया? 200, 400, 450 और 550, 550 करोड़। तो वो कह रहा है कि अगर आपका टोटल जो सेगमेंट के अंदर रिपोर्ट हुआ है वो कितना? 550 करोड़, यह रेवेन्यू जो आपका टोटल रेवेन्यू उसका 75% से कम है। 75% मतलब 750 करोड़ होना चाहिए। तो सेगमेंट में कितना रेवेन्यू कम से कम रिपोर्ट होना चाहिए? 750 करोड़। अब अगर ये इससे कम है, अभी कितना हो रहा है? सिर्फ 550 करोड़ है। तो अगर 750 करोड़ से 75% से कम हो रहा है तो आपको एडिशनल सेगमेंट बनाने होंगे, चाहे आपकी उसमें 10% वाली लिमिट है जो सेटिस्फाई नहीं हो, फिर भी आपको बनानी होगी। और कब तक ऐसे सेगमेंट बनाने होंगे? जब तक आपका सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू जो है वो कितना हो जाए? कम से कम 75% जो टोटल रेवेन्यू उसका कवर ना करें, तब तक आपको सेगमेंट है जो एडिशनल बनाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो ये कंडीशन है, और इस कंडीशन को तो मैं कहूँगा कि भाई इस कंडीशन को तो इनको तो आप क्या कर लीजिएगा? बहुत 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 ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इसी में से आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, समझा? मैं पूरा चुका हूँ, बाकी एक क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर समझ आएगा। ए सेगमेंट आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट
in an immediately preceding period because it satisfied the relevant 10% threshold should be continued to be reportable segment for the current period, notwithstanding that the revenue result or asset or not no longer meet the 10% threshold. अब सपोज क्या हुआ, कोई ऐसा था जो सेगमेंट रेवेन्यू था, अलग से सेगमेंट था 10% की कंडीशन के हिसाब से पीछे वाले साल में, और अब वो है जो 10% वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। सपोज वो रेवेन्यू के हिसाब से था, पिछले साल टोटल रेवेन्यू का 11% उसमें था, इस वजह से वो एक अलग सेगमेंट बना। इस साल जो टोटल रेवेन्यू उसमें उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 8% ही है। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है कि पीछे वाले साल में कोई उस लिमिट के हिसाब से अलग सेगमेंट था और इस साल वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पा रहा, इस वजह से वो अब नहीं बचा है सेगमेंट, तो उस केस के अंदर क्या किया जाएगा, उस केस के अंदर उसको कंटिन्यू किया जाएगा नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब बाकी किसी की नहीं सुनूंगा। नॉट विद स्टैंडिंग वाला मतलब क्या कहता है कि मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा, जो कहूँगा वो मैं ही कहूँगा। तो नॉट विद स्टैंडिंग मतलब बाकी तुम्हारे प्रोविजन सारे चाहे बाढ़ में, अगर वो पीछे वाले साल में 10% के हिसाब से वो था तो उस केस के अंदर वो इस साल भी कंटिन्यू रहेगा, सेगमेंट रहेगा। अब आगे वाले साल में फिर वो 8% पी रहा तो वो आगे वाले साल में चला जाएगा क्यों? क्योंकि उससे जस्ट पीछे वाले साल में वो सेगमेंट तो था लेकिन 10% वाली लिमिट की वजह से नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई पीछे वाले साल में सेगमेंट था और जो 10% वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करके सेगमेंट में था तो वो आगे वाले 1 साल तक और कंटिन्यू रहेगा, चाहे उसने लिमिट क्रॉस नहीं की। जस्ट इसका ऑपोजिट दिया, ऑपोजिट क्या दिया, if a segment is identified as reportable segment in current period because it satisfied the relevant 10% threshold, preceding period segment data that is presented in comparative purpose should be unless the impracticable to do so। अब ये जो है ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नवजात शिशु, मतलब जो अभी अभी इसी साल पैदा हुए उनके बारे में, कि जो इस साल सेगमेंट हुए उनका सेगमेंट जो रिपोर्टिंग होती है वो कंपेरेटिव भी होती है, मतलब कि उसमें पीछे वाले साल के सेगमेंट का डाटा और इस साल के सेगमेंट का डाटा दोनों साथ में देते हैं ताकि कंपेयर किया जा सके। तो अब अगर कोई नया बना है इसी साल सेगमेंट तो उसका तो पीछे वाले साल का डाटा होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है, पीछे वाले साल का डाटा नहीं है, तो आप उनको बाइफरकेट करके पीछे वाले साल के भी उस सेगमेंट का डाटा कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप उनको कैलकुलेट करके बताइए ताकि अंडरस्टैंडिंग है जो और ज़्यादा अच्छी होगी। अगर इम्प्रैक्टिकेबल है कि भाई हम नहीं कर सकते तो उस केस के अंदर छोड़ दीजिए। सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी थ्योरी है, इसके अंदर ज़्यादा आपको कोई देखने वाली बात है नहीं कि भाई सेगमेंट के जो है वो बेसिस जो वो क्या होगी, जो आपकी हेड ऑफिस की जो पॉलिसी है उसको बेसिस लेके हम क्या करेंगे, बस एक बार रीड ही करना है। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर्ड इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग पॉलिसी अडोप्टेड फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइज एज ए होल। जो एंटरप्राइज एज ए होल जब हमने बनाए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें जो पॉलिसी हमने अडोप्ट की थी वो पॉलिसी सेगमेंट के वक्त भी हमें करनी होगी। मतलब अगर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एज ए होल हम फीफो मेथड से करते हैं तो यहाँ सेगमेंट के अंदर भी हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन फीफो से करना होगा। A17 डज नॉट प्रोहिबिट द डिस्क्लोजर ऑफ एडिशनल सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस अदर देन दैट अकाउंटिंग पॉलिसी अडोप्टेड टू द एंटरप्राइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड दैट। वो कह रहे हैं कि अगर कोई एंटरप्राइज चाहे कि वो कुछ एडिशनल और इन्फॉर्मेशन दे तो वो उस केस के अंदर दे सकता है, हम उसको मना नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट उसके, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन दी है। प्रोवाइडेड दैट मतलब कंडीशन। देखो लॉ अगर पढ़ रहे हो तो लॉ के अंदर लॉ को पढ़ना भी सीखिएगा ताकि आपको आगे जाके दिक्कत नहीं हो, क्योंकि कल को आप जब सीए बन जाओगे तब आपके पास टीचर नहीं होंगे, तब आपको नया जो एक्ट आएगा वो आपको खुद को पढ़ना होगा। और तो आपकी कमाई जो है वो आपको, आप एक्ट को किस तरीके से पढ़ते हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको एक्ट सही से पढ़ना आएगा तब आप उस एक्ट के तोड़ निकालना सीख पाओगे, और अगर तोड़ निकालना सीख पाओगे तभी जाके आप क्या करोगे भाई, अल्टीमेटली आगे वाला कस्टमर अपने को पैसा क्यों देगा जब अपन उसको पैसा कमा के देंगे। यही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब क्या, आगे वाले का 100 रुपये का फ़ायदा करवाएंगे तब जाके अपने को 20 रुपये की कमाई होगी। अब आगे वाले को 100 रुपये का फ़ायदा कब होगा, जब हम कुछ न कुछ जुगाड़ बैठाएंगे, और जुगाड़ बैठाने के लिए अपने को क्या करना होगा, अच्छे से पूरा का पूरा अपने को पता होना चाहिए। यही खेल है, समझ पा रहे हो, चूहे बिल्ली का खेल है। अपने को अपना जो कस्टमर है उसको बचाना है, किसी तरीके से उसका पैसा बचाना है। उसका पैसा जितना बचेगा उतना अपने लिए फ़ायदा होगा। और वो कब बचा पाएंगे, जब हम जो सही एक्ट है उसको पढ़ पाएंगे। भाई वकील क्या करता है, जो एक्ट के अंदर लिखा उसी में से उन्हीं लाइनों को हेरफेर करके अपने क्लाइंट को बचाता है। वैसा अपने को भी इनकम टैक्स और इनके अंदर जो लाइनें लिखी हैं उनके यूज करके, उनकी जो गलतियां उनका फ़ायदा उठा के अपने को क्या करना है, अपने क्लाइंट का पैसा बचाना है।
provided that the information is reported internally to board of director and chief executive officer for the purpose of making decision about the allocating resources to segment and assessing its performance and the basis for measurement of additional information is clearly described। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा अब यहाँ पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने कहा कि भाई आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन वो इंटरनल जो आपका रिपोर्टिंग सिस्टम उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर और कुछ भी नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपका मेन जो एज एन एंटरप्राइज लेवल है उसको ध्यान में रख के कीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपका जो इंटरनली जो है फॉर्मेट है वो भी आप ध्यान रखिएगा। अब आता है यहाँ पर प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट। प्राइमरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट में हम क्या क्या रिपोर्टिंग करेंगे, और फिर सेकेंडरी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका अदर डिस्क्लोजर। तो ये यहाँ पर अल्टीमेटली ये जो था वो मेन डिस्क्लोजर पे ही था, तो यहाँ पर अब इन तीनों के बारे में डिस्क्लोजर की बात करते हैं, क्या क्या डिस्क्लोजर होगा। तो प्राइमरी में क्या क्या डिस्क्लोजर होगा, सेगमेंट रेवेन्यू, मैं बता देता हूँ भाई क्या क्या क्लासीफाई होगा। सेगमेंट रेवेन्यू क्लासिफाइड इनटू सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर, सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर सेगमेंट। सेगमेंट रेवेन्यू का क्लासिफिकेशन होगा, और वो भी कैसा, एक्सटर्नल को कितना किया और हमारे ही सेगमेंट को कितना किया, मतलब कि आउटसाइडर को कितना किया और हमारे दूसरे सेगमेंट को हमने कितना सेल करके कितना रेवेन्यू जनरेट किया, वो रिपोर्ट करना होगा। सेगमेंट का रिजल्ट रिपोर्ट करना होगा। टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट जो है वो रिपोर्ट करना होगा। टोटल अमाउंट ऑफ सेगमेंट लाइबिलिटी वो जो है रिपोर्ट करना होगा। टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू एक्वायर सेगमेंट एसेट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड। जो सेगमेंट एसेट आपने इस साल एक्वायर की उसका अलग से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन अलग से जानी चाहिए, उसका अलग से डिस्क्लोजर देना होगा। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेज इंक्लूडेड इन सेगमेंट रिजल्ट फॉर द डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेगमेंट एसेट फॉर द पीरियड। जो भी आपने इस साल जितना भी खर्चा किया है एसेट के लिए, टोटल एक्सपेंडिचर में जितना डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन जितना है वो आपको अलग से डिस्क्लोजर देना होगा। टोटल अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन वगैरह उनके बारे में, अदर देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेगमेंट एसेट दैट वर इंक्लूडेड इन सेगमेंट एसेट एंड देयरफॉर डिडक्टेड इन मेजरिंग सेगमेंट रिजल्ट। इसके अलावा डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के अलावा अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसका भी आपको क्या करना होगा, अलग से डिस्क्लोजर देना होगा, ठीक है। इसके बाद में इसके बारे में और बात की गई है, इसको आप पढ़ ही लीजिएगा, ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। वैसा अगर सेकेंडरी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन जो होगी भाई, फर्स्ट के अंदर क्या होगा, या तो बिजनेस या फिर जियोग्राफिकल के हिसाब से। अगर बिजनेस प्राइमरी में आ गया तो जियोग्राफिकल सेकंड में आ जाएगा, और जियोग्राफिकल फर्स्ट में आ गया तो बिजनेस सेकेंडरी में आ जाएगा सेगमेंटेशन। और सेकेंडरी में क्या होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम जाएगी। कैसे, ए प्राइमरी फॉर्मेट ऑफ द एंटरप्राइज फॉर रिपोर्टिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इज बिजनेस सेगमेंट, इट शुड बी रिपोर्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ए प्राइमरी फॉर्मेट ऑफ एंटरप्राइज फॉर रिपोर्टिंग सेगमेंट इज बिजनेस। वो कह रहा है अगर प्राइमरी जो बिजनेस है तो उस केस के अंदर जियोग्राफिकल में ये होगा, ठीक है। और जस्ट इसके बाद में उन्होंने आगे दूसरे के बारे में बात की, अपन देख लेते दोनों के बारे में। सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर बाय जियोग्राफिकल एरिया। अब प्राइमरी में वो क्या कह रहा है, प्राइमरी में क्या है, अगर बिजनेस है, प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी फॉर्मेट में अगर बिजनेस है तो सेकेंडरी में क्या होगा, जियोग्राफिकल होगा। तो सेकेंडरी में उन्होंने क्या कहा, सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर बाय जियोग्राफिकल एरिया बेस्ड ऑन geographical location of its customer for each geographical segment whose revenue from the sales to external customer is 10% or more of enterprise revenue। तो हमें क्या करनी होगी, इस तरीके से रिपोर्टिंग करनी होगी ताकि हम हमारा जो हर एक्सटर्नल जो भी जिसको हमने सेल किया है उससे जिससे हमें 10% या उससे ज़्यादा रेवेन्यू हुआ उसका क्या होगा, अलग से आपका क्या होगा, प्रेजेंटेशन होगा, अलग से डिस्क्लोजर होगा। और टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट बाय जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एसेट फॉर ईच जियोग्राफिकल सेगमेंट हुज सेगमेंट एसेट आर 10% और मोर ऑफ द टोटल एसेट ऑफ जियोग्राफिकल सेगमेंट। और जिस जियोग्राफिकल सेगमेंट में टोटल जो एसेट है उसका 10% से ज़्यादा कैरी करता है जो, उसका भी क्या होगा, अलग से प्रेजेंटेशन होगा। और फिर टोटल कॉस्ट के बारे में भी सेम बात की, जो टोटल कॉस्ट है उसका 10% या ज़्यादा जिस जियोग्राफिकल एरिया में कॉस्ट लगे उसका अलग से प्रेजेंटेशन होगा। अब सेकंड कह रहा है अगर प्राइमरी फॉर्मेट है, देखो सेकेंडरी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेकेंडरी के अंदर बहुत कम इन्फॉर्मेशन होगी। अभी एक बार आप पढ़ लीजिए, बाकी मैंने आपको पूरा समझ कब आएगा जब अपन एक क्वेश्चन करेंगे तब। इफ द प्राइमरी फॉर्मेट ऑफ एंटरप्राइज फॉर रिपोर्टिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इज जियोग्राफिकल सेगमेंट, अगर प्राइमरी आपका जियोग्राफिकल है तो उस केस के अंदर इट शुड बी रिपोर्ट द फॉलोइंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ईच बिजनेस सेगमेंट हुज रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर इज 10% और मोर
of enterprise revenue and whose segment asset are 10% or more of total cost of business segment. Segment revenue from external customer, total carrying amount of segment asset, total cost. तो हमें क्या करना होगा, हर वो सेगमेंट जिससे हमें क्या हुआ, एक्सटर्नल से 10% या उससे ज़्यादा का रेवेन्यू हुआ, या फिर जो 10% या उससे ज़्यादा कॉस्ट होल्ड करता है, हर उस सेगमेंट का क्या करना होगा, उसका रेवेन्यू कितना है, उसका टोटल कैरिंग अमाउंट कितना और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी, वो हमें बतानी होगी। समझ पा रहे हो? अगर आपका प्राइमरी में बिजनेस है तो सेकेंडरी में जियोग्राफिकल के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा, और जियोग्राफिकल में क्या कहा उन्होंने कि हम हर उस सेगमेंट का रेवेन्यू है जो वो बताएंगे जिसका 10% या ज़्यादा हुआ है, 10% या ज़्यादा एक्सटर्नल कस्टमर से रेवेन्यू उसने कलेक्ट किया है, हर उसमें जिसने क्या कर रखा है 10% या उससे ज़्यादा का एसेट होल्ड कर रखा है, और हर एक जिसने 10% या उससे ज़्यादा टोटल कॉस्ट इनकर की है, उसका हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। अगर प्राइमरी में आपका क्या है, जियोग्राफिकल है, तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। और बिजनेस के अंदर जिस बिजनेस सेगमेंट ने क्या किया, 10% या उससे ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया, या जो 10% या उससे ज़्यादा की कॉस्ट होल्ड करता है, उनको क्या करना होगा, सेगमेंट रेवेन्यू, टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ टोटल सेगमेंट एसेट और टोटल कॉस्ट इनकट, टोटल जो कॉस्ट इनकट की है वो आपको क्या करनी होगी, शो करनी होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ए प्राइमरी फॉर्मेट ऑफ एंटरप्राइज फॉर रिपोर्टिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इज जियोग्राफिकल सेगमेंट दैट आर बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ एसेट, एंड इफ द लोकेशन ऑफ कस्टमर इज different from the location of its asset, then the enterprise should also report revenue from sales to external customer for each customer based geographical segment whose revenue from the sales to external customer is 10% or more of the enterprise revenue। तो देखो, हमने शुरुआत में ही कहा था कि जियोग्राफिकल जो सेगमेंटेशन है वो दो चीज़ें हो सकता है, प्रोडक्शन प्रोसेस या बिजनेस जो सर्विस प्रोवाइडिंग फैसिलिटी कहाँ से कर रहे हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, या फिर कस्टमर कहाँ बैठे हैं उसके हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, सेगमेंटेशन कर सकते हो। अब इसमें से अगर एक में से करते हो तो आपको दूसरे के हिसाब से भी आपको करना होगा, और अगर दूसरे के हिसाब से कर रहे हो तो आपको पहले के हिसाब से भी करना होगा। क्लियर? ए प्राइमरी फॉर्मेट ऑफ एंटरप्राइज रिपोर्टिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इज जियोग्राफिकल। ठीक है, तो फिर वो जस्ट इसके अपोजिट बात कर रहा है कि अगर आपने कस्टमर के हिसाब से किया तो आप प्रोडक्शन प्रोसेस की लोकेशन के हिसाब से भी सेगमेंटेशन कीजिए, और अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में किया तो कस्टमर की लोकेशन के हिसाब से भी सेगमेंटेशन कीजिएगा। ठीक है, और फिर उसमें वही बता रखा है टोटल कैरिंग एसेट वगैरह, ये सारी चीज़ें, और इसमें अदर डिस्क्लोजर, इसके अलावा बाकी सारी जो भी सेगमेंटेशन में इन्फॉर्मेशन वगैरह आई है वो सारी अदर डिस्क्लोजर में, और कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना है तो उसकी रिक्वायरमेंट दे रखी, जिसको आप पढ़ लोगे, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो इस का मेन क्रक्स है वो उसने बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट और उसके प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन जो है वो थ्योरी में आपको ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो आपको अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन में, क्योंकि वहाँ कोई चीज़ जो प्रैक्टिकल है उसका अगर थ्योरी में बात करेंगे तो कम समझ आएगा। बाकी का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन पे, तो प्रेजेंटेशन जो वो यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा, और फिर हम उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियरली समझा देंगे। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग 6 ऑफ इट्स सेगमेंट। 6 सेगमेंट के बारे में बात की। चीफ अकाउंटेंट ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट एम एंड एन अलोन शुड बी रिपोर्टेड। आपको बताना है कि क्या वो जस्टिफाई है या नहीं। तो अपने 3 जो कंडीशन है कि टोटल रेवेन्यू जो है उसका 10% या ज़्यादा रेवेन्यू, और जो रिजल्ट है उसके केस के अंदर थोड़ा ध्यान देना है, और असेट जो है उसका 10% या ज़्यादा। तो इसका 10% या मोर कितना, जिसके अंदर असेट जो 20 करोड़ से ज़्यादा है उसको हम क्या करेंगे, अपना सेगमेंट मानेंगे। तो एम को सेगमेंट मानेंगे, एन को सेगमेंट मानेंगे, ओ को सेगमेंट मानेंगे, और पी को सेगमेंट मानेंगे। क्लियर? सेकंड जो है वो क्या है, रिजल्ट के हिसाब से। क्या रिजल्ट के अंदर नेट देखेंगे क्या? नहीं, रिजल्ट के अंदर देखेंगे प्रॉफिट को ऐड कर दो। 50 + 10 60 70 और 80 90 100, ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 190 और 10। 100 का प्रॉफिट और 200 का लॉस, विच एवरेज हायर इन एब्सोल्यूट अमाउंट। तो हायर कौन सा है, 200, और इसका 10% मतलब कि कितना, जिसमें 20 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट या लॉस है वो क्या होगा, अलग सेगमेंट बनेगा। तो एम बनेगा, एन बनेगा, ओ नहीं बनेगा, पी नहीं बनेगा, क्यू नहीं बनेगा, आर बन जाएगा। ठीक है, फिर है जो टोटल रेवेन्यू जो है 1200 करोड़, इसका 10% या ज़्यादा मतलब 120 से ज़्यादा जिसका रेवेन्यू, ये बन जाएगा, ये भी सेगमेंट बन जाएगा। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा।
क्लियर है। तो अल्टीमेटली ये जो इस तरीके से सेगमेंट बनेंगे, ये देखो दे रखा है उन्होंने। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर क्राइटेरिया एम एंड एन आर, टर्नओवर के हिसाब से, टर्नओवर हाँ ये रेवेन्यू, रेवेन्यू के हिसाब से कौन बन रहे हैं, एम और एन बन रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू के हिसाब से एम और एन बन रहे हैं। रिजल्ट क्राइटेरिया एम एन आर, रिजल्ट के हिसाब से एम एन आर, रिजल्ट के हिसाब से एम बन रहा है, एन बन रहा है और आर बन रहा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ असेट क्राइटेरिया ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट आर, जो है सारे सेगमेंट है जो बन रहे हैं सिर्फ आर को छोड़। अच्छा 20 करोड़ और मोर है ना, 20 करोड़ हो गया ना, 20 करोड़ और मोर मतलब ये भी बन जाएगा, सिर्फ ये नहीं बने। तो इसके हिसाब से सिर्फ ये नहीं बना। अब तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन से कोई सेगमेंट रेवेन्यू कोई अलग सेगमेंट बन रहा है तो वो क्या बनेगा, सेगमेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि तीनों कंडीशन कैसे लिखी हुई है, और के लिए, और कर करके लिखा हुआ। मतलब तीनों में से अगर एक भी कंडीशन के हिसाब से कोई सेगमेंट बनता है तो उसे आप क्या मानोगे, अलग सेगमेंट मानोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा उन्होंने दे रखा है। Since all the segment are covered in at least one of the above criteria, all segment have to be reported upon the accordance with the accounting standard 17 and the opinion of chief accountant is wrong, ठीक है। The company has inter-segment transfer pricing policy for charging at cost less 10%. The market price are generally 25% above cost. The policy adopted by the company is correct. तो देखो सेगमेंट A17 में हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा कि इंटरनली जो है एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में कितने पे ट्रांसफ़र किया। तो उन्होंने A17 ने इसके बारे में बात ही नहीं की। A17 ने कहा कि तुम्हारे इंटरनल जो भी ट्रांसफ़र प्राइसिंग है उसको रखो। उन्होंने कहा कि अगर इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ है तो वो रेवेन्यू में कंसिडर होगा, अगर एसेट में भी इंटरनल हुआ तो वो उसमें भी कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इंटरनल को हम क्या मानेंगे, यहाँ आउटसाइडर के जैसा मानेंगे, तो यहाँ पर इंटरनल से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि हमने उनको क्या कर रखा, ट्रांसफ़र प्राइसिंग की पॉलिसी बना रखी है कि जो कॉस्ट है उससे 10% कम पे ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि मार्केट वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्लस 25%। क्या हम ऐसा रख सकते हैं क्या? रखो। A17 ने कोई मना नहीं किया। A17 कह रहा है कि डिस्क्लोज करो, बाकी तुम्हारी ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो भी रखनी है वो रखो। A17 segment reporting required that the inter segment transfer should be measured on the basis that the enterprise actually used to price their transfer. The basis of pricing inter segment transfer and any change therein should be disclosed in the financial segment. अगर उनमें कोई चेंज करते हो सिस्टम में आपका तो वो उसका डिस्क्लोजर दीजिए। Hence enterprise can have own policy for pricing inter segment transfer and hence inter segment transfer may be based on the cost, below cost or market price. However, whichever policy is followed, the same should be disclosed and applied consistently. Therefore in the given, वो कह रहे हैं जो भी करो वो क्या करो, ऐसा छुप के मत करना, बता देना कि डिस्क्लोज कर देना और कंटिन्यूसली उसको करना। इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग अडोप्टेड बाय द कंपनी इज करेक्ट, फॉलोड कंसिस्टेंटली। अगर वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो करेक्ट है और कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Messrs XYZ Limited has 3 segments, namely X, Y and Z. The total asset of company are 10 करोड़। सेगमेंट X जो उसका 2 करोड़ है, सेगमेंट Y का 3 करोड़ है और सेगमेंट Z का 5 करोड़ है। डेफर्ड टैक्स एसेट इंक्लूडेड। डेफर्ड टैक्स एसेट क्या सेगमेंट एसेट में इंक्लूड होती है क्या? नहीं। इन द एसेट ऑफ ईच सेगमेंट आर 0.5 करोड़, 0.4 करोड़ और 0.3 करोड़। अकाउंटेंट जो है उसने कहा है कि ऑल द 3 सेगमेंट आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो आपको क्या करना होगा, पता करना होगा। अब देखो जो टोटल सेगमेंट एसेट है वो कितनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट है उसको क्या करना होगा, हटाना होगा। तो ये उसने लिखा है, बस कुछ भी नहीं किया। वो कह रहा है कि 10 करोड़ की टोटल है, उसमें से 0.5, 0.4 और 0.3 हटा दो, तो बाकी बचता है 8.8 करोड़। और इसका 8.8 करोड़ का हर 10%, मतलब कि जिसका कितना होना चाहिए 0.88 करोड़ जिसका है या उससे ज़्यादा का है, वो क्या बनेगा, रिपोर्टेबल बनेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनका भी सेगमेंट एसेट कैलकुलेट करना होगा। ये जो सेगमेंट है एसेट है, ये एक्चुअल सेगमेंट एसेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो इनकम टैक्स एसेट है वो भी इंक्लूड है, जो कि उन्होंने सेगमेंट एसेट के डेफिनेशन से बाहर कर रखा है। तो इसका एक्चुअल मैक्स का कितना हो जाएगा 1.5, कैसे 2 माइनस 0.5 करोड़। वाई का 2.6 जो है वो 3 माइनस 0.4 जो उसका सेगमेंट इनकम टैक्स एसेट है वो हटा दिया, और जेड का 4.7। वैसे बन तो तीनों 10% से ज़्यादा है, तो तीनों रिपोर्टेबल सेगमेंट बने। अब ये जो क्वेश्चन है ये ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर आपको फॉर्मेट समझ आ जाएगा। पहले 5th वाला कर लेते हैं, फिर अपन रिपोर्ट वाले बात करें। माइक्रोटेक लिमिटेड प्रोड्यूसेस बैटरीज फॉर स्कूटर, कार्स, ट्रक्स एंड स्पेशलाइज्ड बैटरीज फॉर इन्वर्टर्स एंड यूपीएस। हाउ मेनी सेगमेंट शुड बी हैव एंड वाई।
तो इसके अंदर देखो ऐसा सीधा मत कह दीजिएगा कि भाई 2 करो या 3 करो या 4 करो या 5 करो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक आप मत दे दीजिएगा कि भाई नहीं 2 ही करेंगे या 3 करेंगे या 4 करेंगे, ऐसा कुछ भी मत बताइएगा। आप क्या कहो, पहले तो उसको बताओ कि भाई ये कंडीशन है, अगर इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेगमेंट रिपोर्टिंग करेंगे, ये कंडीशन है। और फिर बताओ कि जिसका रिस्क और रिटर्न क्लास जो है वो सेम है, उसको हम क्या करेंगे, एक कैटेगरी के अंदर डालेंगे, और जिसका रिटर्न और रिस्क क्लास जो वो अलग है, उसको हम क्या करेंगे, अलग सेगमेंट के अंदर डालेंगे। एक सेगमेंट के अंदर एक टाइप के रिस्क और रिटर्न वाले प्रोडक्ट जो वो डालेंगे। अब यहाँ पर फिर आप ये कह सकते हो कि क्योंकि बैटरी जो है वो स्कूटर, कार, ट्रक और इनकी जो बैटरी होगी वो अलग टाइप की होगी, क्योंकि वो सड़कों पे चलेगी, और बाकी जो इन्वर्टर और यूपीएस है उनकी बैटरी अलग टाइप की होगी, तो उनका अलग सेगमेंट बना सकते हैं। और अगर कंपनी को और मैनेजमेंट को लगता है कुछ और, तो वो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इस तरीके का आंसर देना है। मेन आपका प्रोविज़न पढ़ा जाएगा, प्रोविज़न के साथ आपका आंसर इस तरीके का होना चाहिए जो हर कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब आप ऐसा नहीं कहोगे इसको ही बनाओ, आप कहोगे कि इनका रिस्क और रिटर्न क्लास जो वो सेम लग रहा है, इस वजह से इसको एक सेगमेंट बना दिया जाए, और इसका रिस्क और रिटर्न जो वो अलग लग रहा है, इस वजह से इसको अलग बना दिया जाए। बाकी सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं, तो उस केस के अंदर हम किसी और सेगमेंट को भी बना सकते हैं। वो उनका इंटरनल जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो भी हम देखेंगे, और उनके अलावा रिस्क और रिटर्न का क्लास भी देखेंगे। क्लियर। यहाँ देखिएगा, यहाँ हम बात करते हैं जो फॉर्मेट जो है किस तरीके से। तो देखो, प्रिपेयर ए सेगमेंट रिपोर्ट फॉर द पब्लिकेशन ऑफ डाइवर्सिफायर्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ द कंपनीज 3 डिवीजन एंड द हेड ऑफिस। इसकी क्या है, एक फॉर्जिंग शॉप डिवीजन है, सेल्स टू ब्राइट बार डिवीजन है, अच्छा नहीं, फॉर्जिंग शॉप डिवीजन ये फर्स्ट जो है उसके बारे में बात कर रहा है कि पहला उसका जो डिवीज़न है वो क्या है, फॉर्जिंग शॉप डिवीज़न, जो सेल करता है टू ब्राइट बार डिवीज़न। ब्राइट बार डिवीज़न मतलब अच्छा ये दूसरे किसी डिवीज़न को करता है। अदर डोमेस्टिक सेल, बाकी उसी देश में सेल करता है 90 के, और एक्सपोर्ट सेल करता है 6135 के। अब ब्राइट बार डिवीज़न के बारे में क्या है कि वो जो है वो सेल क्या करता है टू फिटिंग डिवीज़न, कितना करता है, फिटिंग डिवीज़न मतलब इसको करता है 45 का, और एक्सपोर्ट सेल्स टू रवांडा, मतलब ये भी क्या हो गया, एक तरीके का एक्सपोर्ट ही हो गया। क्लियर है। और फिटिंग डिवीज़न जो है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट सेल टू मालदीव करता है, ये मालदीव को करता है। फिर ये दे रखा है हेड ऑफिस का प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट दे रखा 240, 30 और इसका 12। हेड ऑफिस कॉस्ट री एलोकेशन जो दे रखा 72, 36, 36 और इंटरेस्ट कॉस्ट 6, 8 और 2। फिक्स्ड एसेट जो है हेड ऑफिस के पास 75 है, इसके पास 300, इसके पास 60 और इसके पास 180। और नॉन करंट एसेट दे रखा है वैसा कुछ, और लॉन्ग टर्म एसेट दे रखा है। अब यहाँ से समझिए कि यहाँ मेन क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ मेन जो फॉर्मेट के बारे में बात करनी है। फॉर्मेट किस तरीके से, देखो डाइवर्सिफाई लिमिटेड सेगमेंट रिपोर्ट, उन्होंने सेगमेंट रिपोर्टिंग कैसे की है, पहले तो लिखा डिवीजन और फिर लिखा इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन। इनका इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन का जितनी बात की वो उन्होंने किया, और यहाँ से उन्होंने क्या किया, कंसोलिडेटेड। समझ पा रहे हो, मतलब सेगमेंट हो गया और ये मिला के दोनों को उनको क्या करना है, साथ में रिकंसाइल करके भी दिखाना है। क्लियर है, ये आपको समझ आया। अब बात करते हैं सेगमेंट रेवेन्यू। तो सेगमेंट रेवेन्यू देखो, पहला उन्होंने क्या किया, ये फॉर्जिंग शॉप, ब्राइट बार और फिटिंग, इनके हिसाब से तीनों के हिसाब से उन्होंने किया। पता नहीं, लगता है इन लोगों की लड़ाई हो चुकी है चिड़िया के, बहुत ज़्यादा ही बोल रही। हाँ तो देखो यहाँ फॉर्मेट देखिएगा, सेल्स के अंदर उन्होंने क्या लिखा है, पहले डोमेस्टिक लिखा है, फिर एक्सपोर्ट लिखा है, फिर एक्सटर्नल सेल लिखा है। तो इन्होंने क्या कैटेगरी की कि डोमेस्टिक सेल कितनी है, तो डोमेस्टिक इसकी सिर्फ 90 थी, इसकी कुछ थी नहीं, तो टोटल 90 हो गई। एक्सपोर्ट इन्होंने कितना किया उसको उन्होंने अलग लिखा है, और उसके अलावा एक्सटर्नल सेल जो है ये टोटल हो गए, और उसके अलावा इंटर सेगमेंट सेल जो है वो अलग हुई। मतलब उन्होंने क्या किया, सेल को किस तरीके से डिस्क्लोज किया कि एक तो भाई एक्सपोर्ट करते हो तो उसको अलग कर दो, ठीक है, और एक डोमेस्टिक करते हो तो उसको अलग कर दो, और उसके अलावा क्या कर दो, आप इंटर सेगमेंट सेल है तो उसको भी क्या करना होगा, आपको अलग करना होगा। इंटर सेगमेंट जैसे इसने क्या किया 4575 इसने किया और 45 इसने किया, ठीक है, फॉर्जिंग डिपार्टमेंट ने किया और इसने क्या किया 45 का सेल किया। लेकिन ये सेल अगर आप टोटल के अंदर इंक्लूड कर दोगे तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट ने क्या किया दूसरे में किया, तो एक ने सेल किया और दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, वो वापस रिसीव हो जाएगा। तो ये जो सेल है फिर अगर इंक्लूड कर दोगे तो डबल टाइम हो जाएगी। तो ये क्या होंगे, अगर इंटरनल सेल है तो वो क्या होंगे
सेगमेंट के अंदर तो आएगी लेकिन टोटल के अंदर वो नहीं आएगी, क्योंकि टोटल तो जो बना होगा वो कैसा बना होगा, इस पूरे ग्रुप ने बाहर कितने सेल किए। तो अगर एक दूसरे में सेल किया तो वो सेगमेंट सेल के अंदर सेगमेंट रेवेन्यू में तो आएगा, लेकिन टोटल के अंदर वो कंसिडर नहीं होगा। क्लियर है, ये होगा टोटल रेवेन्यू इनका। फिर ये इनका सेगमेंट रिजल्ट आ गया जो इन्होंने दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में हेड ऑफिस एक्सपेंस वगैरह दे रखा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह, और ये फिक्स्ड एसेट उन्होंने अलग अलग जो दे रखी है वो उन्होंने दिया, ठीक है। और जो जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन अलग अलग दे रखी है वो सारी उन्होंने दे रखी है, ठीक। टोटल एसेट, उसमें से ये अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट एसेट कौन सी है, जो किसी सेगमेंट के अंदर क्लासीफाई नहीं हुई है, वो टोटल के अंदर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब सेल्स रेवेन्यू बाय जियोग्राफिकल मार्केट, अब ये तो हो गया उन्होंने आपने किसके हिसाब से किया, बिजनेस के हिसाब से। और एरिया के हिसाब से करोगे तो क्या करोगे कि कहाँ कहाँ सेल हुई है। देखो, होम सेल, एक्सपोर्ट टू रवांडा, एक्सपोर्ट टू मालदीव और कंसोलिडेटेड सेल। समझ पा रहे हो बात? तो मतलब क्या हुआ सर, तो मतलब ये होगा प्राइमरी जो फॉर्मेट होगा ना उसके अंदर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, लेकिन सेकेंडरी जो फॉर्मेट होगा उसके अंदर इन्फॉर्मेशन कम होगी, ठीक है। प्राइमरी के अंदर तो हम क्या करेंगे, हर चीज़ को क्लासीफाई करके देखेंगे, रेवेन्यू को, एक्सपेंडिचर को, रिजल्ट को, एसेट को और लाइबिलिटी को। लेकिन सेकेंड जो होगा वो क्या करेगा, सिर्फ अलग अलग के हिसाब से उनका क्या कर देगा, सेल या रेवेन्यू या उनका रिजल्ट जो भी है उस तरीके से वो जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से वो क्या करेगा, क्लासीफाई करके दे देगा। अभी अगर यहाँ दे नहीं रखा, बाकी अगर दे रखा होता तो यहाँ पर क्या करते, जियोग्राफिकल के हिसाब से हम उनका रिजल्ट अगर दे रखा होता तो हम उसको भी प्रेजेंट करते, उनका अगर एसेट दे रखा होता एरिया वाइज तो हम उसको भी कंसिडर करते और बाकी सारा कंसिडर करते। क्लियर है, तो इस तरीके से इनकी रिपोर्टिंग होगी। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा, रिपोर्ट फॉर्मेट आपको समझ आ जाएगा। बाकी अपन ने ये 17 जो वो अच्छे से किया है, और अगर आपको समझ आया, आपको पसंद आया तो उस केस के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और सीखते रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।